सीमित दायरे में उतार चढ़ाव के बीच होता हुआ कारोबार और अब बचा है आखिरी 1.5 घंटा निफ्टी की वीकली एक्सपायरी का। इंटरेस्टिंग है ट्रेड और देखते हैं किस लेवल पर होती है एक्सपायरी और क्या करेंगे आप। कल की तैयारी है। आप देख रहे हैं फाइनल ट्रेड। स्वागत है आप सबका जी बिजनेस के बंधन म्यूचुअल फंड स्टूडियो में। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंह। नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। तैयार हो जाइए एक्शन के लिए। एक्सपायरी की मूव्स हैं, हालांकि इंडेक्स पर आपको थोड़ी नरमी दिखेगी, बट स्टॉक्स में बढ़िया रोटेशन चल रहा है और इसी रोटेशन को समझेंगे। कहां पर रखनी है आपको नजर, ये भी बताएंगे और आज का एक्शन क्या है से देखना पड़ेगा। नतीजों की भी लंबी लिस्ट है, कई नतीजे आ चुके हैं, ढेरों नतीजे अभी आना बाकी है, तो ये आखिरी 1.5 घंटा काफी बिजी होने वाला है। बताएं सर, इस समय की बड़ी बातें आपको क्या बेहद इंटरेस्टिंग कारोबार है और सीमित दायरे में कारोबार होता दिख रहा है। मजे की बात बताऊं, निफ्टी में आपको न कल का हाई तोड़ा है न कल का लो। 19,465 की रेंज में कल कारोबार किया था। आज भी बिल्कुल एग्जैक्टली वही रेंज निफ्टी की है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वीकली एक्सपायरी के दिन भी बाजार कितने आराम से काम नहीं करने के मूड में है। ठीक है, लेकिन ऐसा सिर्फ निफ्टी के साथ है। कल निफ्टी के मुकाबले में बैंक निफ्टी सुस्त और हल्का कमजोर था, आज उसकी भरपाई करता हुआ दिख रहा है और आज बैंक निफ्टी कंपैरेटिवली बेहतर है। 80 पॉइंट ऊपर ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। 43,550 के आसपास सपोर्ट लेकर 43,875 का हाई बनाता हुआ। लेकिन आज का स्टार परफॉर्मर है रियल एस्टेट इंडेक्स। रियल्टी शेयरों में 15 साल की ऊंचाई पर इंडेक्स पहुंचता हुआ दिख रहा है। ये देखिए आप, क्या गजब की तेजी होती हुई दिख रही है। फार्मा इंडेक्स लगातार 7वें दिन बढ़ा है। 7 दिन पहले ही फार्मा इंडेक्स में हमने SIP करने की राय दी थी। दिवाली ऑफर, दिवाली का पहला ऑफर देखने के लिए सवाल करता दिखा है और ये सब कुछ तब हो रहा है जब डाउ फ्यूचर्स भी कुछ करने के मूड में नजर नहीं आ रहे। पूरे 4 पॉइंट नीचे इस वक्त ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं और नैस्डैक फ्यूचर्स में 15 पॉइंट का नुकसान है। यूरोप भी बिल्कुल आराम से टाइम पास करने के मूड में, मिला जुला कारोबार, थोड़ा ऊपर थोड़ा जी, ये है अब तक का हाल। ये वो वाला सीन नहीं हो रहा सर जो ग्लोबल मार्केट्स में हो जाता है साल के आखिरी हफ्ते में, क्रिसमस और न्यू ईयर के बीच में, जब कुछ नहीं होता बाजार में। हमारे बाजार भी उसी रेंज में जा रहे हैं। हमारा दिवाली वाले मूड में जा रहे हैं। दिवाली के वक्त कहाँ मार्केट में है, शॉपिंग करो, खरीदारी करो, फैमिली के साथ घूमो फिरो, गिफ्ट लो गिफ्ट दो। एग्जैक्टली है ना, बिल्कुल उसी तरह के माहौल में है। आधे लोग छुट्टियों के मूड में, कोई छुट्टियां मनाने बाहर जाते हैं, कोई अपनी फैमिली के साथ दिवाली मनाने जाते हैं, किसी के यहाँ कोई आ रहा है, कोई कहीं जा रहा है, तो ऐसा ही माहौल है और इस बीच में बाजार कहीं नहीं जा रहा। तो मैं तो सोच रहा हूँ अभी ऐसा है, मंडे को क्या होगा जब वो 2 छुट्टियों के बीच में आपको एक दिन काम करना पड़ा। नाम मतलब कौन यार संडे को 7:30 बजे तक 7 बजे तक शो करने के बाद मंडे सुबह किसको करना है? रात को दिवाली आदमी मनाएगा कब? एग्जैक्टली। और लक्ष्मी जी की पूजा तो रात को ही की जाती है। Exactly. और जो हमें तो बचपन से सिखाया समझाया गया कि भाई लक्ष्मी जी का आगमन रात को ही होता है। तो आगमन कब करेंगे? मार्केट में पैसे लगाएंगे कहाँ से अगर उनका ढंग से स्वागत और आगमन नहीं किया गया? गलत बात है। दिवाली के नेक्स्ट डे कौन बाजार होनी चाहिए छुट्टी? मतलब भाई बीज की छुट्टी है आपकी एक दिन बाद में, दिवाली के नेक्स्ट डे फिर। और अच्छा, दूसरा है कि संडे है इस बार दिवाली, सो वीकेंड के रिजल्ट्स वगैरह, वीकेंड के मार्केट भी सारे आपके दिवाली के सेशन में डिस्काउंट हो जाएगी, करने पड़ेंगे। करेक्ट, एग्जैक्टली। मंडे को तो नया ट्रिगर भी नहीं है आपके पास जिसके दम पे खुले आप, है ना। बट ठीक है, क्या करें, एक तो नए साल के दिन जी 1 जनवरी और दिवाली के दूसरे दिन बहुत मुश्किल होता है। नहीं मुश्किल नहीं, ये करना ही गलत है। मुश्किल क्या, गलत है। मतलब फिर भी मैं समझता हूँ कि देखो एक्सचेंजेस को भी बिजनेस कर रहे हैं, धंधा चलाना, दुकान जितनी रोज खोलेंगे, शटर ऊपर करेंगे, उतना पैसा आता है। तो ऐसा है ना, जितने ट्रेडिंग सेशन वो मैं पहले सोचता था कि ऐसा भी कुछ होता है क्या, जब वो IT कंपनी के रिजल्ट नहीं आते थे, बोले इस बार हमारे वर्किंग डेज कम थे। 3 वर्किंग डेज को, अच्छा 3 दिन छुट्टी एक्स्ट्रा आने से इनके काम में रेवेन्यू, क्योंकि बिलिंग होती ना, वैसे समझते अपने एक्सचेंजेस का भी होता है ना, कि भाई रोज शटर उठाएंगे, रोज मार्केट खोलेंगे, तो रोज कोई बात नहीं, हम सब बड़े एडजस्टिंग है। किसी और दिन सैटरडे संडे करवा लो हमसे, हम आ जाएंगे एक दिन बीच में। लेकिन दिवाली पे, न्यू ईयर पे तो यार कम से कम आदमी को लाइफ में जीने तो दो। एग्जैक्टली। हर रोज पैसा ही कमाना है क्या लाइफ में, है ना। मतलब अच्छा, मजे की बात ये कि अगर एक्सचेंजेस के एम्प्लॉयज से भी करवा के देखे, वो भी यही बोलेंगे। सही बात है सर, 100% सब यही बोलेंगे। साथ चाहते तो सारे ब्रोकर से, सारे एक्सचेंज के लोग हैं, आप हम सब लोग, लेकिन ठीक है, खुले मार्केट तो खुले तो कवर भी आना पड़ेगा, करेंगे, कवर भी करेंगे, कोई बात नहीं। थोड़ी सी खुशी कम हो गई मेरी तो दिवाली की एकदम। चलिए, लेकिन ओवरऑल मार्केट आज बड़ा सीमित दायरे में है, न बड़ी तेजी का मूड है न बड़ी मंदी का दीप, न 19,400 को तोड़ के नीचे जाने की हड़बड़ी जल्दबाजी है,
न 19,450 के ऊपर टिकने की इच्छा है और डेटा भी इसी तरह के बने हुए हैं। कोशिश मेरी यही है कि 2:25 पे ही आज आपको डेटा सामने रख दूँ 2:22-23 पे ही, ताकि आपको वीकली एक्सपायरी तो आखिरी 1 घंटे में पहले से आपको थोड़ा सा वो मिले। बैंक निफ्टी का जहाँ तक सवाल है कंपैरेटिवली बेहतर है। उसकी वजह ये है कि हम कल भी आज सुबह से बात करते हैं, आज बैंक निफ्टी का दिन होगा और ये एक्शन में रह गई। और सबसे बढ़िया बात मुझे बैंक निफ्टी की खूबसूरती यही पसंद है कि 43,550 क्या लेवल है, कहाँ से घुमा है, मतलब इससे बढ़िया कोई क्या मतलब इंडेक्स आपको सिग्नल देगा। एग्जैक्टली 43,542, निफ्टी 19,400, एग्जैक्टली लो है आज 19,402। सो बिल्कुल बिल्कुल परफेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं। बचे हुए समय अब से लेकर 2:30 बजे तक, जब तक मैं अगली स्ट्रेटेजी ना दूं, आपको 19,400 के ऊपर बने रहना है। 19,400 के नीचे जाएंगे तो हल्की सी कमजोरी के संकेत बढ़ेंगे। और बैंक निफ्टी पे तो खैर कोई समस्या है नहीं। 43,600 43,800 की रेंज में ये थोड़ा ट्रेड करता दिखा है। 43,800 के ऊपर वापस निकलेगा तो मजबूती बनाएगा, 43,600 के नीचे आएगा तो हल्की सी कमजोरी के संकेत आएंगे, लेकिन ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। बैंक निफ्टी में कमोवेश तेजी करने का मन करे बैंक निफ्टी की तरफ देखेगा, कमजोरी का मन करे सिग्नल कमजोरी के निफ्टी से आएंगे, सिग्नल मजबूती के बैंक निफ्टी से आएंगे, एज सिंपल एज दैट। और आपको एक तेजी मंदी के एक सिग्नल में बैंक निफ्टी कुछ बोले, निफ्टी कुछ बोले, सर हम तो बड़े कंफ्यूज है, क्या करेंगे, तो फिर क्यों देख रहे हो? सिर्फ मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में फोकस करिए, वहाँ सिग्नल एकदम साफ है, तेजी के हैं, लगे रहें, बने रहें और डटे रहें। गॉट इट। चलिए, ये आपके लिए एनर्जी का एक्शन फिलहाल रेंज में है बाजार, बट पहले सिग्नल आपको बैंक से आते हुए दिखेंगे। मदरसन, संवर्धना मदरसन, इसके नंबर्स आपके लिए आ चुके हैं। थोड़ा यहाँ पर आप देख रहे हैं मुनाफा का आंकड़ा काफ़ी कम आया है, 202 करोड़ का मुनाफा आया है। आई थिंक करीब 700 करोड़ के मुनाफे का अनुमान लगाया गया था, तो वहाँ पर थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट देखा है। शायद कोई एक्सेप्शनल आइटम भी होगा जो हमें ट्रैक करना पड़ेगा, जिसकी वजह से एक्सेप्शनल आइटम भी है। 250 करोड़ का एक्सेप्शनल आइटम है, पिछली बार करीब 100 करोड़ का एक्सेप्शनल आइटम, और फिर भी मुनाफे का आंकड़ा काफ़ी कम आपका आते हुए दिखा है। तो 246 करोड़ का मुनाफा घटकर 202 करोड़ का आया है। आय इन बढ़ा है 23 करोड़ की, हमारा 700 करोड़ का, तो ऑलमोस्ट अनुमान मुताबिक है, थोड़ा आप कह सकते हैं अनुमान से कम आई है, बट मुनाफे में डेफिनेट हिट आया है। कामकाजी मुनाफा 1890 करोड़ का आया है, हमारा अनुमान 2060 करोड़ का था, ये भी अनुमान से कम आपको आते हुए दिख रहा है। मार्जिन 7.9% से बढ़कर 8% के आए हैं, हमारा अनुमान 8.7% का था। तो डिसअपॉइंटिंग नंबर्स आप कह सकते हैं बाकी फ्रंट्स पर हैं, क्योंकि ऑपरेशनली मार्जिन और मुनाफे पर कम आए हैं। अनुमान आपका जो आय का था उसके मुताबिक ही आय का आंकड़ा आते हुए दिख रहा है। तो थोड़े कमज़ोर नंबर्स या एटलीस्ट थोड़े वीक नंबर्स कहा जाएगा मदरसन के इस समय। स्टॉक ज़्यादा रिएक्शन इस समय नहीं दिखा रहा है, इस पर रखिएगा नज़र। आइए नज़र डाल देते हैं कुछ और नतीजों और खबरों और साथ ही बाजार के इंपॉर्टेंट इवेंट्स ट्रिगर्स पर भी। कुशल और अरमान दोनों हैं तैयार। कुशल, गुड आफ्टरनून, बताएं इंपॉर्टेंट इवेंट्स कौन से हैं बाजार के लिए? गुड आफ्टरनून दीपक। इंपॉर्टेंट इवेंट्स में ऑफकोर्स नंबर्स अभी थिक एंड फास्ट आ ही रहे हैं। अपोलो हॉस्पिटल्स, अदानी पोर्ट्स के नंबर्स अभी भी आने बाकी हैं। साथ ही एफएनओ स्पेस से काफ़ी सारी कंपनियां हैं, जिसमें एबीबी, अशोक लेलैंड, अरबिंदो फार्मा, बॉश समेत आपको जी एंटरटेनमेंट, मुथूट फाइनेंस, पिरामल एंटरप्राइजेज, एबी फैशन और नाल्को, इनके भी नंबर्स आएंगे। बजाज फाइनेंस क्यूआईपी के इशू प्राइस पर विचार करता हुआ दिखेगा। साथ ही आस्क ऑटोमोटिव, इसका आईपीओ आज बंद हो जाएगा। फाइनल सेट ऑफ टिकट्स सेमीफाइनल और फाइनल के लिए आज रात 8 बजे से लाइव हो जाएंगी। ग्लोबल इवेंट के लिहाज से फेड चेयरमैन जेरोम पावेल साहब आज फिर से एक पब्लिक इवेंट में हिस्सा लेते हुए दिखेंगे। साथ ही यूरोप की ईसीबी प्रेसिडेंट क्रिस्टीन लैगार्ड भी यहाँ पर पब्लिक इवेंट में हिस्सा लेते हुए नजर आएंगी। कल के दिन में नंबर्स के लिहाज से निफ्टी से कोल इंडिया, हिंडाल्को, एमएनएम, ओएनजीसी और आयशर मोटर्स 5 कंपनियां अपने नंबर्स डिक्लेयर करेंगी। एफएनओ स्पेस से भी लंबी सूची है। बायोकॉन, ग्लेनमार्क, एचएएल, हिंदुस्तान कॉपर, इप्का लैब, टाटा केमिकल्स, सेल और सन टीवी भी अपने नंबर्स डिक्लेयर करेंगे। फ्यूजन माइक्रो फाइनेंस 1 साल का जो लॉक इन है 48% शेयरों पे खत्म हो जाएगा। ईसएफ स्मॉल फाइनेंस की लिस्टिंग होने वाली है। एक्स डिविडेंड ट्रेड करेंगे काफ़ी सारे स्टॉक्स, जिसमें पेट्रोनेट, डाबर, आईओसीएल और नवीन फ्लोराइन शामिल है। डिफेंस और एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर और यूएस के जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर्स हैं वो 2+2 मिनिस्ट्रियल डायलॉग भी करने वाले हैं, तो 10 तारीख को ये होगा। ग्लोबल इवेंट के लिहाज से तीसरे तिमाही का जीडीपी का सेकंड रीडिंग यूके का इंपॉर्टेंट होगा और यूएस का नवंबर महीने का कंज्यूमर सेंटिमेंट डेटा भी आपके सामने आएगा। 11 नवंबर शनिवार कैश स्पेस से कुछ एक चुनिंदा नंबर्स हैं, जिसमें पावर पैक प्रोजेक्ट्स, टार्सन्स प्रोडक्ट्स, टीजीवी स्टॉक, टीवीएस इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे स्टॉक शामिल है। और अंत में रविवार दिवाली का दिन रहने वाला है। ऑफकोर्स मुहूर्त ट्रेडिंग शाम 6 बजे शुरू हो जाएगी, 7:15 तक ये ट्रेडिंग शुरू होती हुई दिखेगी। और हमारा जो मैच है भारत बनाम नेदरलैंड्स बैंगलोर में, वो भी होगा। तो ये है आपके लिए एक्शन पूरा ट्रिगर्स को लेकर। अरमान, गुड आफ्टरनून, बताएं पहले तो नतीजे कौन कौन से आ चुके हैं?
जी गुड आफ्टरनून। कई सारे नतीजे आते हुए दिखे हैं, जिसमें सबसे पहले पेज इंडस्ट्रीज की बात करें तो ओवरऑल अगर आप नतीजे देखें तो यहाँ पर वॉल्यूम ग्रोथ अगर आप देखें जो अनुमान था डी ग्रोथ का ही था 2 से 3% का, पर डी ग्रोथ 8% का आता हुआ दिखा है। तो उस हिसाब से यहाँ पर इस पैमाने पर अगर आप देखें तो कमजोर दिख रहे हैं। हालांकि अगर आप आय देखें लगभग 8.5% गिर कर आई है, उतना ही अनुमान था। मार्जिन्स की बात करें, मार्जिन्स इंप्रूव होकर आते हुए दिखे हैं, 19.3% से इंप्रूव होकर 20.8% पर आते हुए दिखे हैं, जो कि अनुमान देखें 19% का था। पर वॉल्यूम जो डिग्रो हुआ है वो कंपैरेटिवली अनुमान से काफ़ी ज़्यादा होता हुआ दिखा है। ग्रेन्यूल्स इंडिया, यहाँ पर अगर आप देखें तो अनुमान से बेहतर नतीजे हैं। मुनाफा देखें तो मुनाफा अगर आप कौन सा मुनाफा देखेंगे लगभग 30% के आसपास गिर कर आया है, हालांकि अनुमान और ज़्यादा गिरने का था। मार्जिन्स की बात करें तो मार्जिन्स यहाँ पर गिरने का ही अनुमान था, 21.1% से गिरकर 17.9% पर आते हुए दिखे हैं, हालांकि अनुमान करें तो 17% का था। अबाउट इंडिया, यहाँ पर आय 8% बढ़कर आई है, मार्जिन्स जो है वो थोड़े से इंप्रूव होकर आए, 24.8% से इंप्रूव होकर 25.5% पर आते हुए दिखे हैं। द रैमको सीमेंट, यहाँ पर नतीजे अनुमान से बेहतर आते हुए दिखे हैं। आय में लगभग 31% के आसपास का उछाल दिखेगा। कामकाजी मुनाफा 117% बढ़कर आया है। मार्जिन्स में अच्छा खासा इंप्रूवमेंट है, अनुमान भी इंप्रूवमेंट का था, पर इंप्रूवमेंट 10% से बढ़कर लगभग 15.5% पर आने का अनुमान था, और आते हुए दिखे हैं 17%, तो अनुमान से बेहतर नतीजे आते हुए दिखे हैं। ग्लोबल हेल्थ, मेदांता, यहाँ पर मुनाफा 45% बढ़ा है, आय 24% बढ़कर आई है, और मार्जिन्स की बात करें वहाँ पर भी बढ़ोतरी है, 23.1% से बढ़कर 25.2% पर आते हुए दिखे हैं। कैप्लिन पॉइंट, यहाँ पर बात करें तो मुनाफा 25% बढ़ा है, आय की बात करें 14% बढ़कर आई है, और मार्जिन्स में आपको अच्छा खासा गिरावट दिखेगी, 85.1% से गिरकर 33.5% पर आते हुए दिखे हैं। बजाज कंज्यूमर, मुनाफा लगभग 18% बढ़कर आया है, आय लगभग फ्लैट ही रही है, 1% के आसपास ही बढ़कर आती हुई दिखी है। ओके, इस बीच अदानी पोर्ट्स के नंबर्स आपकी स्क्रीन पर आते हुए दिख रहे हैं, एक बार उसे भी मार्क कर दिया जाए। अदानी पोर्ट्स, यहाँ पर रेवेन्यू आंकड़ा आपका 6,200 करोड़ का अनुमान था, उसके सामने 6,646 करोड़ का आपका आंकड़ा आते हुए दिखा है। तो रेवेन्यू तो इनका अच्छा आया है, अनुमान से बेहतर आपको आते हुए दिखा है, बट मुनाफे का आंकड़ा थोड़ा अनुमान से कम दिखेगा। 1748 करोड़ का मुनाफा आया है, हमने अनुमान 2030 करोड़ का लगाया था, तो मुनाफे का आंकड़ा अनुमान से काफी कम आया है, 1677 करोड़ से बढ़कर 1748 करोड़ का आपको मुनाफा आते हुए दिखा है। हमारा अनुमान 2030 करोड़ का था। कामकाजी तौर पर भी देखते हैं कैसी रही है इनकी परफॉर्मेंस, वो इंपॉर्टेंट रहेगा। मुनाफा तो थोड़ा आपका डिसअपॉइंटिंग रहा है, देखते हैं अगर कोई फॉरेक्स एडजस्टमेंट भी है जिसकी वजह से मुनाफे का आंकड़ा आपका कम रहा है, बट रेवेन्यू ग्रोथ तो इनकी अच्छी आपको दिख ही रही है जहां तक अदानी पोर्ट्स का सवाल है। मार्जिन्स भी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं इनके करीब 61% के रहने चाहिए। स्लाइट डिप इन मार्जिन्स इस बार एक्सपेक्ट किया जा रहा है अदानी पोर्ट्स की तरफ से। मार्जिन्स इनके और कमजोर आए, 58.4% के मार्जिन्स आए, तो डिसअपॉइंटिंग आंकड़ा मार्जिन्स पर भी है। कामकाजी मुनाफा इनका 3880 करोड़ का आते हुए दिखा है, हमारा अनुमान यहाँ पर था 3777 करोड़ का। तो मिले जुले नंबर्स हैं। रेवेन्यू आपका अनुमान से बेहतर आया है, एबिटा आपका अनुमान से बेहतर आया है, बट मार्जिन्स और प्रॉफिट दोनों आपके अनुमान से कम आते हुए दिखे हैं। ये है अदानी पोर्ट्स के नंबर्स जो अभी अभी आपकी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। चलिए रखेंगे इस पर भी नजर। थिक एंड फास्ट नंबर्स आने वाले हैं, ढेरों नंबर्स वायदा कारोबार के और साथ ही कैश मार्केट की, तो लंबी ही लिस्ट आज है। आइए अरमान, कुछ खबरें भी लेना आपसे बाकी है, जरा बताएं कौन से स्टॉक्स न्यूज़। जी कुछ खबरें आती हुई दिखी है, जिसमें सबसे पहले वोडाफोन आइडिया, यहाँ पर बॉम्बे हाईकोर्ट से आईटी विभाग को लगभग 1128 करोड़ के रिफंड का आदेश आता हुआ दिखा है। 30 दिनों के भीतर ब्याज समेत लौटाने का आदेश आता हुआ दिखा है। पिरामल फार्मा, यहाँ पर यूएस एफडीए से कंपनी की यूनिट को क्लीन चिट मिला है, लगभग 28 से 27 दिसंबर की उसके दौरान जो है यहाँ पर जांच होती हुई दिखी थी। जेएसडब्ल्यू स्टील, अक्टूबर में क्रूड स्टील का प्रोडक्शन लगभग 12% बढ़कर आया है। इंटेलेक्ट डिजाइन अरीना, यहाँ पर 3 बड़े बैंकों ने कंपनी के साथ करार किया है। ये अगर आप देखें उसी के साथ साथ अंत में एक ही ब्लॉक डील है, जिसमें एनटीपीसी लगभग 56 लाख शेयरों के कई सौदे होते हुए दिखे। ये है आपके लिए सारे के सारे खबरें और नतीजे। इस बीच नैल्को के नंबर्स भी आपकी स्क्रीन पर आते हुए दिख रहे हैं। मुनाफा 170 करोड़ से बढ़कर 206 करोड़ का आया है, हमारा अनुमान 365 करोड़ का था। देखना पड़ेगा कुछ अगर एडजस्टमेंट है जिसकी वजह से मुनाफे का अनुमान इतना ज्यादा, उसके मुकाबले कम मुनाफा है। आय ने भी डिसअपॉइंट किया है, 3180 करोड़ की आय का अनुमान था, यहाँ पर 3043 करोड़ की आपको आय आती हुई दिख रही है। 3500 करोड़ से घटकर 3043 करोड़ की आपको आय आती हुई दिख रही है, तो थोड़ा डिसअपॉइंटिंग आंकड़ा है रेवेन्यू पर, डिसअपॉइंटिंग आंकड़ा है मुनाफे पर, तो वीक नंबर्स कहे जाएंगे नैल्को की तरफ से। कामकाजी मुनाफा ये आपका 396 करोड़ का आया है, हमारा अनुमान 585 करोड़ का था।
तो बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग नंबर आपके लिए आते हुए दिख रहा है। जहाँ तक एबिटा का भी सवाल है, नंबर्स ज़्यादा खास दिख नहीं रहे हैं नैल्को की तरफ से, और रेवेन्यू से ही डिसअपॉइंटमेंट हुआ है, तो फिर बाकी भी आप देख रहे हैं कमजोरी आई है। मार्जिन 13% के आए हैं, वैसे तो आप कह सकते हैं 9.5% से बढ़कर 13% के आए, बट अनुमान 18.5% का था, तो 18.5% के अनुमान के सामने मार्जिन आपके सिर्फ 13% के आते हुए दिख रहे हैं। डिसअपॉइंटिंग नंबर्स ऑन ऑल फ्रंट्स नैल्को की तरफ से। हालांकि स्टॉक पर ज्यादा रिएक्शन नहीं है, 1.5% कमजोर है इस समय, बट वीक नंबर्स कहे जाएंगे नैल्को के अनुमान के हिसाब से तो कमजोर ही है। रेवेन्यू डी ग्रोथ आपने आती हुई देखी है इस पर। एक बार कुणाल जी से चार्ट चेक भी ले लिया जाए। कुणाल जी, ढेरों नंबर्स आ रहे हैं, बट नैल्को से शुरुआत करते हैं। गुड आफ्टरनून सर, जरा एक बार देखें, डिसअपॉइंटिंग नंबर्स आते हुए देखें, चार्ट्स क्या कहती हैं? देखिए, चार्ट पर भी एक ब्रेकडाउन आता हुआ दीपांशु नजर आ रहा है। एक सपोर्ट है 93 रुपए का, जो कि इंट्राडे में भंग होता हुआ दिख रहा है। मुझे लगता है कि और थोड़ा डाउनवर्ड प्रेशर बन सकता है। अगला सपोर्ट 90-50 के आसपास चार्ट पर नजर आता है, तो मुझे लगता है और 1-1.5 रुपए की गिरावट मुमकिन है। खरीदारी की राय इस स्तरों पर नहीं है, थोड़ा वेट एंड वॉच करें। खरीदारी की राय इस तरह पर नहीं है, थोड़ा वेट एंड वॉच करेंगे। अनिल जी की तरफ से बस आ रहा है आपके लिए थोड़ी देर में कल के 2000, इनफैक्ट तैयार ही है। आइए चलते हैं अनिल जी के पास कल के 2000 के लिए। मदरसन सुमी का फ्यूचर लाइए स्क्रीन पर। मदरसन सुमी, जिसके अभी अभी थोड़ी देर पहले नतीजे आए, आप पढ़ ही रहे थे। स्टॉक मेरे ख्याल से 92.5 के आसपास ट्रेड कर रहा है। जी हाँ, 92.5 के आसपास है। और इससे पहले कि आप कूदें, ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पर शॉर्ट करने की राय है। शॉर्ट करने की राय क्यों है वो मैं बता दूं कि पहले तो आय का आंकड़ा जो आया है 23,500 करोड़ के आसपास का, उम्मीद से कम है। चलो ठीक है, ज़्यादा कम नहीं है, 200-250 करोड़ ही कम है। एबिटा 2060 करोड़ का अनुमान था, आया है 790 करोड़, तो यहाँ पर काफ़ी खराब है। मार्जिन 8.7% उम्मीद थे, 8% आए। 700 करोड़ का मुनाफे का अनुमान था और उसमें आया है करीबन 202, और उसमें भी एक्सेप्शनल गेंस 250 करोड़ का है, जो 100 करोड़, तो मतलब ऑपरेशनल नंबर बहुत कमज़ोर है। अब ये बताइए कमज़ोर क्यों है? एक आंकड़ा मैं नंबर्स के साथ देख रहा था दीप, और वो आंकड़ा थोड़ा डराने वाला है। 15,000 करोड़ से इनका लाइबिलिटीज़ बढ़ा है इस क्वार्टर में, 15,000 करोड़ से, यानी कि 38,000 करोड़ की लाइबिलिटीज़ थी, वो बढ़कर 53,000 करोड़ के आसपास हो गई। तो इसका मतलब क्लियर कट है कि ये लाइबिलिटीज़ कैसे मैनेज करेंगे, और ब्याज का खर्चा जो आएगा वो आपके प्रॉफिट को खाएगा। पहले तो मैं आपको स्टॉप लॉस दे दूँ, 94 का स्टॉप लॉस है, 90, 88, 86, ये 3 टारगेट रखे, 90, 88, 86, और हो सकता है बाद में 84, 82 तक भी आए, तो 2-2 रुपये नीचे के आप टारगेट लेके चलते चलिए। और मुझे लगता है कि, और वैसे भी स्टॉक दी पी है 55 के पी मल्टीपल पे ट्रेड करा, हाई पी मल्टीपल वाला स्टॉक है और सस्ता स्टॉक है नहीं। मुझे लगता है कि इन नंबर्स के बाद आज एक स्टॉक में कमजोरी होगी, और शाम को हो सकता है आपको रिपोर्ट्स भी ऐसी देखने को मिले, एफआईएस की तरफ से डाउनग्रेड आते हुए दिखे। तो मुझे लगता है हो सकता है कल मैं इनके टारगेट अगर रिपोर्ट्स देखने के बाद थोड़े और भी कम कर सकता हूँ। टारगेट के पास आने की हाँ आएगा तो, लेकिन आराम से, अभी भी कोई दिक्कत नहीं है मेरे ख्याल से। 88, 86 तो आराम से आना चाहिए, क्योंकि नंबर्स है ना, मज़ा नहीं आ रहा है, क्योंकि जिस तरह से लाइबिलिटीज़ बढ़ के है, जिस तरह से प्रॉफिट आपका आया है, कहाँ 700 करोड़ के सामने प्रॉफिट इतना सा, तो मतलब मेरे ख्याल से और वैल्यूशन 55 के, बहुत सी ऐसी कंपनी 35 के मल्टीपल में मिलती है, मदरसन 55 के मल्टीपल, तो वो आप समझ सकते हैं कि 700 करोड़ के मुनाफे के सामने 200 करोड़ का मुनाफा, वो भी एडजस्टमेंट्स है, तो नंबर्स काफ़ी कमज़ोर है क्वालिटी में। यहाँ बिकवाली करने की राय आपकी तरफ से। ओके, नंबर्स कमजोर हैं, बिकवाली की राय आ रही है। 2-2 रुपए के नीचे के टारगेट्स आप लगाते चलिए मदरसन पर। आइए, बिल्कुल तैयार है, बिल्कुल बहुत सारे में नितिन जी भी जुड़ने को तैयार है। नितिन जी भी जुड़ ही चुके हैं, तो नितिन जी के साथ कर लिया जाए शुरुआत निफ्टी के निशानेबाज नितिन बराड़ का। नितिन जी बताएं सर। अनिल जी, यहाँ पे 43,900 की कॉल ऑप्शन लेंगे बैंक निफ्टी की, इसका प्राइस है 227। 43,900 की कॉल ऑप्शन, 227 का प्राइस है, और इसका स्टॉप लॉस बनेगा आपका 150 का, और फर्स्ट टारगेट होंगे 280, और उसके ऊपर बनेंगे 325 के। आज बैंक निफ्टी का डेटा निफ्टी से स्ट्रांग है, ओवरऑल डेटा पॉजिटिव दिख रहा है, तो हम बैंक निफ्टी की कॉल ऑप्शन ले रहे हैं। और अगर निफ्टी में ट्रेड लेना है तो निफ्टी की भी हम नेक्स्ट वीक की कॉल ऑप्शन लेंगे। करंट वीक में साइडवेज मूवमेंट हो रही है, और ये लेंगे हम नेक्स्ट वीक की 19,400 की कॉल ऑप्शन 137 में मिल रही है। 19,400 की कॉल ऑप्शन 137, स्टॉप लॉस 110, टारगेट 165। 165
ओके 110 का स्टॉप लॉस, 165 की टारगेट। अगले हफ्ते की निफ्टी की कॉल ऑप्शन खरीदें और इसी हफ्ते की बैंक निफ्टी की 43,900 की कॉल ऑप्शन खरीदें। ये राय आपके लिए नितिन जी की 2 बेहतरीन कॉल आती हुई। आइए बिगुल हिमांशु जी के लिए हिटमैन हिमांशु। बताएं सर। गुड आफ्टरनून टीम, अनिल जी। गुड आफ्टरनून एवरीवन। अनिल जी, फार्मा स्टॉक है एक जिसमें खरीदारी करनी है। अभी थोड़ी देर पहले शायद इसके रिजल्ट्स आए हैं। खरीदारी करनी है ग्रैनुअल्स में अनिल जी, और ये कैश में खरीदारी करनी है। 370 रुपए के आसपास के करंट लेवल्स हैं। यहाँ पर खरीदारी करंट लेवल्स पे खरीदारी करके चलने की सलाह है। 375 रुपए के अगर ऊपर अनिल जी स्टॉक आज निकलता है तो और पोजीशन ऐड करें। स्टॉप लॉस के तौर पर 360 रुपए का स्टॉप लॉस लगाना है और एक ही टारगेट के लिए इसको खरीदारी करनी है, कम से कम 400 रुपए के लिए। अनिल जी, बड़े लंबे टाइम फ्रेम पर एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का यहाँ पर ब्रेकआउट होता हुआ नजर आ रहा है। लॉन्ग टर्म चार्ट पर काफी लंबे समय की कंसोलिडेशन के बाद फाइनली आज ऐसा लग रहा है कि ये स्टॉक एक ब्रेकआउट के लिए तैयार है। तो कैलकुलेटेड रिस्क के साथ मुझे लगता है कि यहाँ पर एक अच्छा रिवॉर्ड ऑफर हो सकता है। कंजर्वेटिव साइड स्टॉक 400 रुपए की मूव के लिए तैयार है, जो कि मुझे लगता है 1 से 2 दिनों में ही आता हुआ नजर आ सकता है। तो ग्रेनोल्स में खरीदारी करके चलने की सलाह। खरीदना है, लेकिन कैश मार्केट में है। फ्यूचर में ऐसा नहीं कि फ्यूचर में से निकल गया, ये नहीं निकला है अभी भी, लेकिन लेना है आपको कैश में ताकि डिलीवरी के हिसाब से आप खरीदें और 400 रुपये के लिए खड़े रहें, थोड़ा ये मानना है हिमांशु जी का। आइए सेनानी साहब दे रहे हैं आपको DII पिक, दिवाली इन्वेस्टमेंट आइडिया। मेरा दिवाली इन्वेस्टमेंट पिक रहेगा रेटगेन ट्रैवल टेक्नोलॉजी। टारगेट आपको रखना है 900 का। ये सॉफ्टवेयर एज अ सोल्यूशन प्रोवाइडर है इन द टूरिज्म सेक्टर, ट्रैवल एंड टूरिज्म सेक्टर। मैं मानता हूं कि ये बैक एंड सोल्यूशंस देती है बहुत सारी कंपनियों को। अगर देखा जाए कौन सी कंपनियों के साथ टाई अप है, मेक माई ट्रिप, ओयो रूम्स, लुफ्थांसा एयरलाइंस, सिंगापुर एयरलाइंस, ऐसे कई कंपनियों के साथ टाई अप में है। दूसरे तिमाही के नतीजे काफी दमदार देखे गए। आय 88% से बढ़ते हुए दिखे, मुनाफा 132% से बढ़ता हुआ दिखा और एबिटा मार्जिन 25% से बढ़ता हुआ दिखा। ग्लोबल ट्रैवल्स की अगर बात करूं तो ग्लोबल में प्री कोविड लेवल्स पे चला गया 104% ऑफ द ग्लोबल ट्रैवल्स। इस दिवाली से उस दिवाली तक टारगेट आपको रखना है 900 रुपीज का। ये है आपके लिए DII पिक। और इस बीच फिनोलेक्स केबल्स, इसके रिजल्ट्स आपकी स्क्रीन पर फ्लैश होने की तैयारी में जैसे होंगे हम आपको बताएंगे, क्योंकि नतीजे आएंगे कमाई कराएंगे, यानी कि नाक इसमें आपको बताया गया था। और देखिए नंबर्स, वाह 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 वाह, इसको कहते हैं रिजल्ट। बढ़िया नंबर 3 गुना, गजब। 54 करोड़ से मुनाफा बढ़कर 154 करोड़, ये हुई ना बात। यार नाक वाले स्टॉक देखो क्या गजब रिजल्ट दिया है। 3 गुना मुनाफा आप देख लीजिए, आपकी स्क्रीन के सामने आता दिख रहा है। और कामकाजी मुनाफा 99 करोड़ से बढ़कर 145 करोड़, वंडरफुल, वेरी नाइस। 50% की बढ़त यहाँ पर भी आपको दिख रही है। और मार्जिन 9% से बढ़कर 12% के आसपास, वेरी गुड। 3% मार्जिन, 3% 33% मार्जिन बढ़े, एक तरह से ये समझिए, करेक्ट। ऑल राउंड स्ट्रॉन्ग ऑपरेशनल परफॉर्मेंस आपके लिए आती दिख रही है। जैन साहब का स्वागत इसी के साथ किया जाएगा। डेडिकेटेड टू जैन साहब दीज स्ट्रॉन्ग नंबर्स, क्योंकि जैन साहब के फेवरेट स्पेस भी है। हो सकता है शेयर्स भी कभी कभी तो जैन साहब की रिकमेंडेशन लिस्ट में रहा ही होगा। देखो कोई बहुत कम ही ऐसे दुर्भाग्यशाली स्टॉक होंगे जो अच्छे और जैन साहब ने रिकमेंड नहीं किए हो। ये बात भी सही है ना। तो जैन साहब बताएं सर, फिनोलेक्स केबल्स में आपकी राय। बिल्कुल बिल्कुल अनिल जी, आपने बहुत सही बोला। बहुत ही कम ऐसे भाग्यशाली स्टॉक्स होंगे जो मेरे रडार पे नहीं है। मैंने भी चेक किया, ऐसा नहीं है सर। हमने जो सारे सेगमेंट्स में जो देते हैं तो उनमें करीब 600 स्टॉक्स हैं जो हम कवर करते हैं, कभी आगे कभी पीछे, ऊपर नीचे, इस तरीके से। तो बट एनीवेज, बेस्ट पार्ट इज फिनोलेक्स केबल्स की बात हो रही थी। केबल वाले स्टॉक्स गजब काम कर रहे हैं। द बेस्ट पार्ट इज कि जिस तरीके के रिजल्ट्स इनके आ रहे हैं और वो और भी अच्छे आएंगे। सबसे पहले पॉलीकैब ने आगाज दिया था और मैं देखता हूं इस पूरे सेक्टर में इतने ज्यादा कैपेक्स हो रहे हैं, इतनी कैपेसिटी एक्सपेंशन सारे लोग कर रहे हैं, जबरदस्त डिमांड है। ईपीसी सेक्टर, सरकार का इंफ्रा के ऊपर जो पुश है, तो और इन सब से अगर आप चैनल चेक करते हैं, बात करते हो, ऐसा कभी देखा ही नहीं था, ऐसा सोचा ही नहीं था कि ऐसा भी होगा। इस तरीके के डिमांड। और फिनोलेक्स तो देखिए गजब की ब्रांड है। कुछ फैमिली इश्यूज की वजह से ये स्टॉक बहुत सस्ता मिल रहा था और मैंने जब पहली बार जैन साहब के जेम्स में कवर किया तो आई वाज रियली सरप्राइज्ड कि फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज, फिनोलेक्स पाइप्स, ये मतलब और केबल्स ये इतने सस्ते कैसे हैं। तो फिर रीजन देखते हैं कि ये इश्यूज चल रहे थे। बट ओवरऑल जब कंपनी अच्छी होती है तो अच्छा होना ही है उसके साथ।
और मुझे लग रहा है यहाँ से आराम से 1000 तो यूं ही हो जाएगा और कम से कम भी 1150-1200 के टारगेट्स के लिए इस स्टॉक को लेना चाहिए। टेक्निकली भी बहुत बढ़िया लेवल पे है और सोने पे सुहागा रिजल्ट्स आ गया। सो आई एम वेरी बुलिश ऑन द स्टॉक एंड द सेक्टर एज वेल। बुलिश व्यू है जैन साहब का स्टॉक पर, सेक्टर पर, यहाँ पर रखिए नजर और एक्शन में भी आ सकता है। फिनोलेक्स केबल्स इस बार नतीजे अच्छे आए, नतीजों के बाद स्टॉक भी रिएक्ट कर रहा है और हमारी नाक नतीजे आएंगे, कमाई करेंगे, लिस्ट में भी था 4.5% ऊपर इस समय। आइए चलते हैं वागले साहब के पास और लेते हैं उनकी कॉल। वागले का वंडर। गुड आफ्टरनून वागले साहब, बताएं सर। गुड आफ्टरनून दीपांशु, गुड आफ्टरनून अनिल जी। अपोलो हॉस्पिटल बाय करना है, 5230 का करंट भाव है। आपको एक 40 रुपए का स्टॉप लॉस लेना होगा 5190 का। 5300 5320 तक के टारगेट्स में भी आज और कल में देख रहा हूँ, आज नहीं शायद कल में देख रहा हूँ। के लिए अपोलो हॉस्पिटल्स जहां पर आपको करनी है खरीदारी, एक्शन में भी आ रहा है, नतीजों का भी इसके इंतजार है और उससे पहले स्टॉक में आपको तेजी भी बनती हुई दिख रही है, तो रखिए नजर। नतीजों का ये एक्शन है इस समय जो स्टॉक पर मोर डोमिनेट कर रहा है। आइए जो हमारी आजकल प्रथा हो गई है, थोड़ा मार्केट एक्शन अनिल जी समय से पहले पकड़ लेते हैं और आज 2:25 को क्या पकड़ा है सर ने एक्शन बाजार का, ये जानते हैं। अभी लेते हैं अनिल जी की मार्केट स्ट्रैटेजी। डाउ फ्यूचर्स हल्की बढ़त दिखा रहे हैं, 25 पॉइंट ऊपर है। नैस्डैक फ्यूचर्स हल्की गिरावट दिखा रहे हैं, 13 पॉइंट नीचे है। S&P फ्यूचर्स एकदम सपाट है सर, 1 पॉइंट का भी मूव वहां पर आपको नहीं दिखेगा। यूरोप के बाजारों में मिला जुला कारोबार है बट एसेंशियली कोई परेशानी नहीं है। एशिया में भी आपको ज़्यादातर मिला जुला कारोबार ही दिखा था। जापान ज़रूर 1.5% उछला था आज के ट्रेडिंग सेशन में। कच्चा तेल कोई परेशानी नहीं दे रहा है और रुपया भी आपका फ्लैट है। क्या करना है सर बताइए। रुपया आपको बाय द वे फ्लैट है अनिल जी बट रिकॉर्ड लो के बेहद करीब है। देखेंगे अगर इस शो में रुपया रिकॉर्ड लो टच करता है कि नहीं। फ्लैट है बट रिकॉर्ड लो के करीब है। बताएं सर क्या करना है। बहुत इंटरेस्टिंग लेवल पे बाजार है दीप। 2:30 बजे 19,400 पर निफ्टी मेक और ब्रेक लेवल यही है। रुकना है तो यहीं रुकना है, गिरना है तो भी यहीं से गिरना है क्योंकि 19,400 के पुट पर हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है 6.25 करोड़ शेयरों का। कितना है दीप? 6.25 करोड़। 6.25 करोड़, 5 करोड़ 72 लाख शेयर है। तो अब अपने को क्या करना है, 19,385 के नीचे नहीं जाना चाहिए। 15 पॉइंट, ये 10-15 पॉइंट तो ठीक है। 19,385 के नीचे ट्रेड करना शुरू किया तो फिर ये नीचे का रास्ता खुलता है और वो रास्ता फिर आपको ले जाएगा 19,365 और 19,335 के आसपास। तो 19,335-300 अगर आ जाए गलती से आखिरी 1 घंटे में तो वहाँ खरीदारी करनी है। 19,400 के आसपास इंतज़ार करना है, देखना है कि क्या वापस रिकवरी दिखाता है। और ये क्यों बोल रहा हूँ क्योंकि बैंक निफ्टी में अब तक कोई रिकवरी कमजोरी के संकेत नहीं है और डाउ आपको कमजोरी के संकेत नहीं दे रहा। तो इसलिए मेरा ये समझना है कि 19,400 के आसपास काफ़ी लोगों ने आज स्टॉप लॉस लेके चले होंगे। कल का लो, परसों का लो, है ना, आज का लो, तो वो आखिरी 1.5 घंटे में वीकली एक्सपायरी के दिन स्टॉप लॉस ट्रिगर करने का होता है प्रोग्राम चल रहा है ताकि लॉन्ग पोजीशन आपकी छूट जाए। तो 19,385-375 के नीचे से ही कमजोरी होना शुरू होगी। तब तक एक बार के लिए डिप आ सकती है और फिर वापस रिकवर हो सकता है। ऊपर कितना जा सकते हैं? ज़्यादा नहीं, 19,450 वहाँ पर 5 करोड़ 85 लाख शेयर, वहाँ पे भी 6.25 करोड़ शेयर वहाँ पे भी मिले। तो 50 पॉइंट की रेंज में आप हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट निफ्टी पर 19,500, 19,550, 19,400, 19,400 आमतौर पर कम देखने को मिलता है कि 50 पॉइंट की रेंज में ही आपको हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट दिखे। आमतौर पर 100 पॉइंट की रेंज में होता है, लेकिन आज वीकली एक्सपायरी के दिन आपने मूव ही 50 पॉइंट का देखा है पूरे दिन भर में। इसलिए आपकी पोजीशनिंग ऐसी होगी कि न 19,500 के ऊपर निफ्टी आज एक्सपायरी देना चाहता है, सॉरी 19,450 के ऊपर, न 19,400 के नीचे। सो आई थिंक बड़ा ट्रेड कोई बनेगा नहीं। बड़ा ट्रेड अगर एक ही सिचुएशन में बन सकता है कि अगर ये 19,375 385 के नीचे निकल जाए 3 बजे तक, ठीक है, तो फिर 19,300 335 आ सकता है, लेकिन वहाँ पर पक्का खरीदारी करनी चाहिए। वहाँ तो एकदम कंफर्ट है। फिलहाल वेट एंड वॉच करें। मुझे लगता है कि स्टॉप लॉस ट्रिगर कराने के लिए नीचे आया, हो सकता है रिकवर करने की कोशिश करें। 450 के आसपास आए तो फिर से प्रॉफिट बुकिंग करिए, ठीक है। बैंक निफ्टी जी बहुत बढ़िया डेटा वैसे हैं कम लेकिन अच्छे हैं। 43,700 मेक और ब्रेक लेवल उसके आसपास है। आप 31 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट और हाईएस्ट है। तो बेसिकली बैंक निफ्टी कह रहा है कि 43,500 43,700 की रेंज में आपको खरीदना ही है। कहाँ खरीदना है? 725, 625 और 550, ये 3 लेवल हैं बहुत अच्छे। 550 तो फर्स्ट क्लास है, 625 भी ठीक ठाक है, बहुत एग्रेसिव है तो 725 के आसपास, ये 3 लेवल पे खड़ा। ऊपर में बहुत क्लियर बता रहा है कि भाइयों देखो ऐसा है,
875 से 44,000 है, इस रेंज में प्रॉफिट बुकिंग होनी है। तो अगर आप वापस 43,875 के आसपास पहुँचते हैं, आज का हाई एग्जैक्टली 43,875 ही बनाया, देख लो डॉट में आपके लेवल फॉलो हो रहा है दोनों तरफ, तो वहाँ पे आपको प्रॉफिट बुक करनी है। सो मैं निफ्टी पर बहुत ऑप्टिमिस्टिक नहीं हूँ बहुत, लेकिन ऐसा भी नहीं खराब बहुत हो जाएगा। बैंक निफ्टी पर मैं पॉजिटिव हूँ, सिंपल सी। गॉट इट सर। अपोलो हॉस्पिटल्स के नंबर्स आ गए, अभी तक सिर्फ मुनाफे का आंकड़ा आया है सर, 233 करोड़ का मुनाफा है, बैंग इन लाइन विद एस्टिमेट्स। हमारा अनुमान 230 करोड़ का था, 213 करोड़ से बढ़कर 233 करोड़ का आपने मुनाफा आते हुए देखा है अपोलो हॉस्पिटल्स के लिए। बाकी आंकड़ों का भी हम इंतजार कर रहे हैं, जैसे जैसे आएंगे आपके लिए हाईलाइट करेंगे। अपोलो हॉस्पिटल अभी थोड़ी देर पहले आपके लिए कॉल भी आया था इस पर, और नतीजों से पहले स्टॉक आपको पॉजिटिव टेरिटरी में भी दिख रहा है। रेवेन्यू यहाँ पर आपके लिए 4,847 करोड़ के रेवेन्यू की बात करिए, हमारा अनुमान 4,738 करोड़ के रेवेन्यू का था। तो अगेन ज़्यादातर इन लाइन विद एस्टिमेट्स, थोड़ा आप कह सकते हैं बेटर ही आया है अनुमान से। तो अच्छे नंबर्स फर्स्ट कट आपको दिख रहे हैं इन लाइन विद एस्टिमेट्स, बट अच्छे नंबर्स अपोलो हॉस्पिटल्स के इस समय आते हुए दिख रहे हैं। ऑपरेशनल परफॉर्मेंस इसकी कैसी रही है ये भी देखना इंपॉर्टेंट रहेगा। और वैसे तो हॉस्पिटल्स हेल्थ केयर ये स्पेस काफ़ी एक्टिव रही है आपके लिए रिसेंटली, यहाँ पर आपको एक्शन आते हुए दिख रहा है। चलिए बाकी नंबर्स भी हम इसके हाईलाइट करेंगे जैसे जैसे हमारे पास ऑपरेशनल डिटेल्स इसकी आती हैं, बट अपोलो हॉस्पिटल्स अभी अभी नंबर्स आए सर। वागले साहब के लिए बिल्कुल वागले का वंडर। बताएं सर। अनिल जी, आप बैंकिंग पे बुलिश है ऐसा मैंने मतलब मेरे को समझा है, तो निफ्टी पे अगर बेरिश नहीं है और बैंक निफ्टी पे बुलिश है, तो CUB सिटी यूनियन बैंक में एक मुझे ब्रेकआउट दिखाई देता है 145 के ऊपर ही अभी निकला है, 145 30-40 का करंट भाव है, तो इसको लेके चलना चाहिए। 143.50 का स्टॉप लॉस होगा, 1.5-2 रुपए का। ऊपर में 152 to 155 तक के स्टॉक जा सकता है, 1 से 2 दिन का टाइम फ्रेम। 152-155 तक जाने के लिए सिटी यूनियन बैंक है तैयार, करें खरीदारी। 143.50 का छोटा सा स्टॉप लॉस, और कोशिश की है वागले साहब ने मुझे समझने की बैंकिंग पर पॉजिटिव व्यू। क्या वागले साहब मुझे सही समझे? बैंक्स पर बैंक्स पर तो मानना पड़ेगा। वागले साहब कैसे कर लेते हैं आप? अनिल जी आप ही से सीख रहा हूँ थोड़ा थोड़ा। ओह वंडरफुल, वेरी नाइस, बिल्कुल सही समझे, एकदम परफेक्ट आपने पकड़ा है। बैंकिंग शेयरों पर थोड़ा सा व्यू पॉजिटिव है, और आज हम बार बार यही बात करें कि खरीदने का मन करे इंडेक्स में तो वो बैंकिंग स्टॉक होगा, और अगर बेचने का मन करे तो निफ्टी, ये ज़्यादा बेहतर होगा। बिल्कुल। आइए सेठी साहब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं 2:30 बजे, सदाबहार सेठी साहब की शॉर्ट टर्म पिक्स। स्वागत है सेठी साहब, गुड आफ्टरनून सर, बताएं क्या कर रहे हैं आज बाजार में? गुड आफ्टरनून दीपांशु, गुड आफ्टरनून अनिल जी। 2 स्टॉक्स हैं कैश मार्केट के जिनमें खरीदारी करनी है, बट उसके पहले एक अपडेट देना दीपांशु। मेरी जो दिवाली इन्वेस्टमेंट आइडिया पिक जो थी परसों सुबह मैंने दी थी, KFin टेक्नोलॉजीज, 475 के लेवल्स पे रिकमेंड किया, लॉन्ग टर्म टारगेट था 575 का। आज वो स्टॉक 9-10% ऊपर है, अभी 518-19 के लेवल्स पे है, तो एक जबरदस्त तेजी हुई है उसमें आज। क्या बात है, ये तो दिन के बाद भागा, सुबह तो ठीक ठाक ही था, एकदम से 9% नंबर्स आ गए इसके सर? नहीं नंबर्स तो आ गए थे, उसके बाद ही रिकमेंड किया उसके बाद। अरे वाह क्या बात है, वंडरफुल, बधाई सर, बताएं। अनिल जी आज का जो मेरा पहला स्टॉक है, आज पहली बार ही इस स्टॉक को कवर कर रहा हूँ अनिल जी। स्टॉक का नाम है श्रीराम पिस्टन्स, जो अभी 1040 के लेवल्स पे स्टॉक ट्रेड करता है। ये कंपनी पिस्टन्स जो कि नाम में ही है, इसके अलावा पिस्टन रिंग्स, इंजन वॉल्व्स वगैरह बनाती है। एक जबरदस्त कंपनी है, 18% रेवेन्यूज इनके एक्सपोर्ट से आते हैं, और जितनी लीडिंग कंट्रीज है, UK, US, जर्मनी, इन सबको, जापान, सबको एक्सपोर्ट करती है। और मार्की क्लाइंट लिस्ट है, भारत के जितने OEMs है, मारुति, महिंद्रा, होंडा, फोर्ड, निसान, टाटा, सबको कैटर करती है। 2 व्हीलर्स में बजाज, हीरो, TVS, बाकी इंटरनेशनल जो ग्लोबल OEMs है जैसे जैगुआर लैंड रोवर है, JCB है, BMW, फोक्सवैगन, इन सब भी इनके कस्टमर्स हैं। कंपनी के टेक्निकल कोलैबोरेशन है 3-4 कंपनियों के साथ। एक जर्मनी की कंपनी है, उसका नाम ही बोलने में नहीं आ रहा है अनिल जी। 20% हिस्सेदारी उस कंपनी ने इस कंपनी में हिस्सेदारी भी ली हुई है। प्लस एक जापान की कंपनी है रिकेन कॉर्पोरेशन, उनकी भी
कुछ 10.65% की हिस्सेदारी है। मतलब जो कंपनी इनके टेक्निकल कोलैबोरेटर्स है वो इनके स्टॉक में इन्वेस्टेड भी है, और एक इन्वेस्टर फ्रेंडली कंपनी है जो कि एक पे एक बोनस दिया, अभी हाल ही में जुलाई के महीने में एक पे एक बोनस दिया है। बाकी ये स्टॉक रडार पे इसलिए है कि इस तिमाही के जो नतीजे आए हैं बहुत ही तोड़फोड़ नतीजे हैं। वन ऑफ द बेस्ट रिजल्ट्स ऑफ दिस क्वार्टर, 72 करोड़ के पैट के सामने 114 करोड़ का पैट था, मतलब 58% की ग्रोथ दर्ज करी है पैट में। बाकी अच्छे ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, रिटर्न रेशियोज बहुत ही अच्छे हैं। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इज क्लोज टू 24%, डेट इक्विटी रेशियो इज ओनली एट 0.19। बाकी वैल्यूएशन के लिहाज से बहुत ही सस्ता है, 11-12 के मल्टीपल पे स्टॉक ट्रेड करता है, जबकि ये ऑटो कंपोनेंट कंपनियां 30-35 के मल्टीपल पे ट्रेड करती है। तो उस लिहाज से भी बाजार में इतनी बड़ी तेजी के बाद एक अच्छे वैल्यूएशन पे ट्रेड करने वाला एक सस्ता स्टॉक है, मुझे लगता है बिल्कुल खरीदना चाहिए। मेरे इसमें शॉर्ट टर्म टारगेट है 1100 रुपए के, स्टॉप लॉस रखना है 1020 रुपए का। अखिलेश श्रीराम कृष्ण यहाँ पर करनी है खरीदारी। दूसरा स्टॉक बताए सेठी साहब। दूसरा स्टॉक है अनिल जी, दीपांशु, आज का एक इंफ्रा स्टॉक है। स्टॉक का नाम है जे कुमार इंफ्रा प्रोजेक्ट्स, जो कि JKIL के नाम से NSE का टिकर है। अभी 427-428 के लेवल्स पे ट्रेड करता है। एक जबरदस्त कंपनी है फ्रॉम द इंफ्रा स्पेस, जो कि मेनली सिविल कंस्ट्रक्शन, फिर इरिगेशन प्रोजेक्ट्स, मेट्रो रेलवेज, रोड्स, फ्लाईओवर्स, इन तरह के काम करती है। और कई सारे प्रेस्टिजियस जो प्रोजेक्ट्स हैं इनमें इनका योगदान रहा है, जैसे मुंबई मेट्रो है, नवी मुंबई मेट्रो, पुणे मेट्रो, और बाकी भी हम जिस तरह से देख रहे हैं मेट्रो प्रोजेक्ट्स लगभग हर सिटीज में काम चालू है, तो उसका एक बड़ा फायदा इस कंपनी को होना चाहिए। बाकी प्राइवेट सेक्टर से भी बहुत अच्छे क्लाइंट लिस्ट है इनकी, L&T को कैटर करती है, इवन MMRDA, DMRC भी इनके कस्टमर्स है। एक जबरदस्त 11,000 करोड़ के करीब की ऑर्डर बुक है, और फंडामेंटल्स बहुत ही मजबूत है। तिमाही नतीजे इसके इस सितंबर तिमाही के आगे वो बहुत अच्छे थे तिमाही नतीजे, और एक लो डेट कंपनी है विद इन द इंफ्रा स्पेस, मतलब एक कम डेट वाली कंपनी है। और FISDIs में अराउंड 24.8% स्टेक ओन करते हैं, जिसमें HDFC म्यूचुअल फंड एक साइजेबल 8.87% है। बाकी कई सारे बाजार के दिग्गज निवेशक इस स्टॉक में निवेशित है, तो लॉन्ग टर्म के लिहाज से भी बहुत अच्छा लगता है, और वैल्यूएशन के लिहाज से भी सस्ता है। 11-12 के मल्टीपल भी ये स्टॉक ट्रेड करता है। बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर स्टॉक सब भागे बहुत ही एक्सपेंसिव वैल्यूएशंस पे है, ये स्टॉक कंपैरेटिवली सस्ता लगता है, तो खरीदारी करने की सलाह है जे कुमार इंफ्रा में फॉर अ टारगेट ऑफ 450, स्टॉप लॉस ऑफ 418। तो ये है आपके लिए राय खरीदारी की श्रीराम पिस्टन्स और जे कुमार इंफ्रा सेठी साहब की तरफ से आती हुई 2 बेहतरीन पिक्स आपके लिए आज के सेशन में। वंडरफुल, वेरी नाइस, और एक्शन भी आपके लिए बिल्कुल भरपूर है। बढ़ते हैं आगे, और सुमित जी तैयार हैं बिल्कुल के साथ सुमित के सुपरहिट। जी सुमित जी बताएं सर। अनिल जी, एक सेल कॉल अभी रडार पे आया है। स्टॉक का भी भाव चल रहा है 383.10 पैसा, 383 रुपए 10 पैसे का अभी भाव है। स्टॉक का नाम है विप्रो। विप्रो के अंदर सेलिंग प्रेशर है, विप्रो में दबाव देखने को मिल रहा है। विप्रो कंटिन्यूसली ऊपरी लेवल से सेलिंग प्रेशर दिखा रहा है, और पिछले कुछ दिनों से भी दबाव देखने को मिल रहा है। आज स्टॉक ने पिछले 5-6 दिनों के लो ब्रेक किए हैं, तो विप्रो में यहां से दबाव देखने को मिल सकता है। स्टॉक का ऊपर में छोटा सा स्टॉप लॉस बैठ रहा है 386-387 के आसपास का, तो 387 के स्टॉप लॉस से विप्रो में बिक्वाली करके चलने का सलाह रहेगा। नीचे में जो टारगेट देखने को मिल सकते हैं 378 का पहला टारगेट होगा, 376 का दूसरा टारगेट होगा। 2-3 दिनों का व्यू लेके बिक्वाली करें 387 के स्टॉप लॉस से 378 और 376 के टारगेट्स के लिए। आपके लिए विप्रो जिस पर सेल कॉल आ रहा है सुमित जी की तरफ से। चलिए, सुमित जी यूजुअली आगे रहते हैं सेल कॉल्स आइडेंटिफाई करने में, और विप्रो इस समय उनके रेडार पर है बेचने के लिए। नजर रखेंगे इस पर और देखते हैं कैसी मूव इस पर आएगी। कुछ और स्टॉक्स भी हैं जहां पर आपको मूव आती हुई दिख रही है। दोनों तरफ का एक्शन है इस समय बाजार का, और इंटरेस्टिंग एक्शन आपको 1-2 काउंटर्स में आया है। बाय द वे, अपोलो हॉस्पिटल्स के नंबर्स आए थे। मेट्रोपोलिस पर रखिएगा नजर, 5.5% का स्पाइक इस काउंटर पर भी आपको आते हुए दिख रहा है। तो हेल्थ केयर, डायग्नोस्टिक स्पेस दोनों ही साथ में चल रही हैं, और एक अच्छी मूव आज फिर से मेट्रोपोलिस में आपको आती हुई दिख रही है। इनफैक्ट डेज हाई पर ये काउंटर फिलहाल ट्रेड कर रहा है। एक बार स्वागत करते हैं श्रीकांत चौहान साहब का भी, और उनसे भी राय ली जाए इस पर। श्रीकांत जी, गुड आफ्टरनून सर, वेलकम। जरा मेट्रोपोलिस को ही देखिए, पूरा स्पेस ही काफी एक्टिव है, और आज एक बड़ी मूव इस पर फिर से आ रही है। 1600 के ऊपर मेट्रोपोलिस ट्रेड कर रहा है इस समय सर। दीपांशु, गुड आफ्टरनून। अनिल जी, गुड आफ्टरनून।
बिल्कुल, इनफैक्ट जो टेक्निकल पैटर्न मेट्रोपोलिस का बना है वो काफी शानदार है। कप विद हैंडल जिसे बोलते हैं, काफी बड़ा जबरदस्त एक कंसोलिडेशन हुआ है और स्टेप बाय स्टेप कंसोलिडेशन होने के बाद ये फॉर्मेशन बनता है। बॉटम्स जो होते हैं वो हायर बॉटम्स बनते जाते हैं और जो सेलर होता है वो एक ही लेवल पे खड़ा रहता है। तो जो सेलिंग था वो तकरीबन 1500 साढ़े 1500 के करीब खड़ा था, आज उसे कंप्लीटली ग्रैब कर लिया है। तो यहाँ से जो नेक्स्ट लेवल्स बनेंगे वो मुझे लगता है कि 1700 से लेकर 1800 के टारगेट्स बन सकते हैं और 1800 साढ़े 1800 के टारगेट्स भी दिख सकते हैं, क्योंकि ये टेक्निकल पैटर्न उसी बेसिस पे आ रहा है। तो करंट लेवल से भी अगर कोई लॉन्ग पोजीशंस है तो उसमें बने रहे, अगर किसे अगर फ्रेश लॉन्ग पोजीशंस बनाना है तो भी बना के चल सकते हैं। स्टॉप लॉस हमें रखना पड़ेगा एट 1550 का, थोड़ा स्टॉप लॉस बड़ा है लेकिन टारगेट्स भी यहाँ से कम 200 से 250 रुपए ऊपर नजर आते हैं। सर 250 और ऊपर यहाँ से जा सकता है। मेट्रोपोलिस रिसेंटली अच्छे मोमेंटम में रहा, मेट्रोपोलिस ही नहीं, डॉक्टर लाल पैथलैब्स देख लीजिए, थायरोकेयर ले लीजिए, कृष्णा डायग्नोस्टिक्स देख लीजिए, सारे काउंटर्स आपको रिसेंटली एक अच्छी मूव दिखा चुके हैं। आइए एक चार्ट कॉर्नर का बिगुल राकेश जी, कुणाल जी के लिए। बताएं सर। दिपांशु, अभी आप मेट्रोपोलिस की बात कर रहे थे, बेहतरीन ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है और हमारा चार्ट कॉर्नर पिक भी इसी स्पेस से है, डॉक्टर लाल पैथलैब। यहाँ पर खरीदारी की राय है और स्टॉक में अगर आप देखें तो अक्टूबर 2022 के जो हाइस थे वो पिवट था 2700 के स्तरों के अराउंड का, उसको तोड़ रहा है और जिस तरीके का टेक्निकल स्ट्रक्चर है एक बड़ा ब्रेकआउट यहाँ पे देखने को मिल रहा है। 2865 2880 तक के प्राइजेस ऊपर में अगले 1-2 दिन में दिखाने का दमखम रखता है। ओवर टू कुणाल जी। देखिए दीपांशु, एक बड़ा ब्रेकआउट चार्ट पर आता हुआ दिख रहा है। अगर आप इसका वीकली चार्ट देखें तो एक मैसिव ब्रेकआउट चार्ट पर 2600 के ऊपर आता हुआ दिख रहा है वीकली बेसिस पर, और इंट्राडे चार्ट्स पर भी जबरदस्त मोमेंटम बना है। पूरा स्पेस बाजार को आउट परफॉर्म कर रहा है। तो हमारी खरीदारी की राय है लाल पैथलैब पर मौजूदा स्तरों पर बाय करके चले। यहाँ पर एक स्टॉप लॉस रखें 2700 से नीचे 2690 पर स्टॉप लॉस रखकर खरीदारी की राय है। 2690 के स्टॉप लॉस से बाय करें। पहला टारगेट 2800 का, दूसरा टारगेट 2850 का लाल पैथलैब में खरीदारी करें। डॉक्टर लाल पैथलैब खरीदें। और जैसा कि कुणाल जी ने दीपांशु को कहा, दीप अगर आप इसका वीकली चार्ट देखें तो दीप ये जानना चाहता है कुणाल जी आपसे कि ये दीप को कब वीकली चार्ट देखना है, करेक्ट, कब डेली चार्ट देखना है, कब नहीं देखना है, और कब कौन सा इससे भी लंबा वाला अगर कोई होता हो तो वो देखना है। अनिल जी देखिए, शायद दीपांशु चार्ट देखते हैं और अनिल जी उसका प्रमाण ये है कि जैसे ही चार्ट पर कोई ब्रेकआउट आने वाला होता है पहले ही अपने आप ही दीपांशु उस पर सवाल कर लेते हैं। और ऐसा अनिल जी केवल मैं अकेला नहीं कह रहा हूं, आप किसी भी पैनलिस्ट से पूछ लीजिए, सबकी यही फीलिंग है कि ये दीपांशु जरूर इंट्राडे चार्ट्स देखते रहते हैं क्योंकि उन्हें पता रहता है कहां ब्रेकआउट हो रहा है। तो अनिल जी इसीलिए मैंने कहा कि इंट्राडे चार्ट न देखें, लॉन्ग टर्म देखिए, वीकली देखिए। नहीं वो तो ठीक है, आपने कह दिया तो मान लिया, भले दीपांशु मना भी करे कि मैं नहीं देखता तब भी मैं आप ही की बात मानूंगा, वो तो चलो ठीक है। लेकिन ये कब पता चले दीप को कि मंथली वाला देखना है, वीकली वाला देखना है, डेली वाला देखना है, आवरली वाला देखना है, वो कैसे पता चले? दैट दुविधा वो है। अनिल जी इसका उत्तर डॉक्टर राकेश बंसल जी देना चाह रहे हैं, जी उन्हीं से लीजिए। डॉक्टर साहब बताएं सर। नहीं अनिल जी देखिए, पहले तो उत्तर दूं उससे पहले तो मैं ना, आपने जब कमेंट्री शुरू करी थी आपने बोला आज निफ्टी ना कुछ करने के मूड में नहीं है। तो अनिल जी निफ्टी जो है ना कुणाल जी को कॉपी कर रहा है। अनिल जी जैसे कुणाल जी आराम से बैठे रहते हैं, कम काम करने के मूड में रहते हैं, तो पहले तो अनिल जी मैं रिपोर्ट कार्ड चाहता हूँ मेरी मॉर्निंग की एब्सेंस में उन्होंने काम ठीक से करा कि नहीं करा। अनिल जी मुझे कहीं से भी कोई अपडेट नहीं मिला है कि सुबह उन्होंने ठीक से काम कराया कि नहीं कराया। अनिल जी तो आपके एब्सेंस में काम किया होगा। अनिल जी नहीं एक मिनट मुझे तो डाउट है अनिल जी। देखिए ये आपके दोस्त की सबसे बड़ी खासियत है। देखो दोस्त ऐसा होना चाहिए जो हमेशा उम्मीदों पे खरा उतरे। आपने उम्मीद की थी कि इन्होंने काम नहीं किया होगा, एकदम 100% आपकी उम्मीदों पे खरे उतरे। इन्होंने एक्सेप्ट 10 की गवाही कोई कॉल नहीं दी। कोई कॉल इतने बढ़िया दोस्त बंसल जी आपको ढूंढने से नहीं मिलेंगे, मैं बता रहा हूँ। जी कुणाल जी। अनिल जी मेरे दोस्त भी अनिल जी पूरी तरह खरे उतरे अपनी उम्मीदों पर, जो उनके लिए मेरी उम्मीदें थी। अनिल जी मुझे पूरी उम्मीद थी मुझे ट्रोल करेंगे, उन्होंने बिल्कुल ट्रोल किया। तो अनिल जी बाहर से ट्रोलर की जरूरत नहीं है, ट्रोलर हायर किए हुए अनिल जी।
अनिल जी देखिए, अभी आपने बात की काम पर, जी। तो मैं एक चीज जरूर कहना चाहता हूँ अनिल जी, दीपावली के समय, अनिल जी क्रिसमस के समय अगर आप देखें तो यूएस में कोई भी काम नहीं करता है, सब फेस्टिव सीजन में आ जाते हैं और करीबन एक सप्ताह तक कोई भी काम नहीं होता है। हमारे यहाँ अनिल जी दीपावली सबसे बड़ा त्योहार है, तो कुछ ना कुछ अनिल जी फेस्टिव स्पिरिट भारत में भी होनी चाहिए। थोड़ा ये जो छुट्टियां मिलती हैं इसको बढ़ाया जाना चाहिए अनिल जी, ये मेरा मांग है और इसको अनिल जी आप आगे तक पहुंचाएं। बिल्कुल, मैं तो आपके साथ सहमत हूँ और सारे एक्सपर्ट्स, खाली आपकी मांग से क्या होगा, देखो ये तो सबकी होनी चाहिए, खाली आपके बोलने से क्या होगा। कुणाल जी, आपका तो एक ही वोट है डेमोक्रेसी में, बराबर है। कौन कौन आप में से सोचता है कि अगर चलो दिवाली के दिन हमें मुहूर्त ट्रेडिंग करनी ही है तो फिर कम से कम सोमवार की तो छुट्टी होनी चाहिए। हाथ खड़ा करें जो सोमवार की छुट्टी के पक्ष में। आप तो कभी भी हाथ खड़ा मत करो सुमित जी, आपका तो हमें पता ही है, आपको तो 7 दिन छुट्टी देने तो भी आपके लिए कम है। जी जी, तो सुमित जी ने हाथ सबसे पहले खड़ा किया है और किसी ने एक में मैं देख नहीं पाया, सुमित जी को देखता रह गया। हाँ, बंसल जी ने हाथ खड़ा किया है और कुणाल जी ने भी किया है, जैन साहब ने भी, और श्रीकांत जी ने, हिमांशु जी और वागले को छोड़ के सबने हाथ कर। हिमांशु जी ने भी किया, अच्छा वागले साहब को, वागले साहब को तो फर्क नहीं पड़ता, छुट्टी हो न छुट्टी होगी तो घर का काम करना पड़ेगा, छुट्टी नहीं होगी तो ऑफिस का करना पड़ेगा, तो इसलिए उनके लिए इज इनडिफरेंट। ओके, बाकी सबका तो वागले साहब वी अंडरस्टैंड। तो बाकी हाँ जी, बंसल जी। नहीं अनिल जी, देखिए सबसे स्मार्ट तो निकली हैं वो सीए नुपुर अनिल जी, जिन्होंने पिछली दिवाली पर मुहूर्त ट्रेडिंग पर अनाउंस कर दिया था कि अगले दिन दिवाली के अगले दिन छुट्टी लूंगी अनिल जी मैं। तो 1 साल पहले की छुट्टी की प्लानिंग करके चल रहे हैं अनिल जी, और उनको कॉपी करते हुए बाकी पैनलिस्ट, बाकी एम्प्लॉयज भी ऐसा ना करें अनिल जी, कुछ कीजिए आप। मेरे अनिल जी, कुणाल जी के बोलने से कुछ नहीं होगा, आप जब तक सीरियस होकर अनिल जी कुछ कदम नहीं उठाएंगे, आवाज नहीं उठाएंगे अनिल जी, सबसे बड़ा त्यौहार होता है, अगले दिन की छुट्टी बनती है अनिल जी। जो व्यक्ति बाजार का होते हुए अनिल जी टीवी से छुट्टी ले रहा है, कंपनी से छुट्टी ले रहा है, तो भी अनिल जी मार्केट को ट्रैक कर रहा होता है, मजबूरी है अनिल जी, मार्केट को नहीं छोड़ सकते, तो छुट्टी बनती है, इस पे कुछ ना कुछ होना चाहिए। बिल्कुल 100% मैं सहमत हूँ। हम तो अभी शो की शुरुआत में यही बात करते हैं मेरे एग्जैक्टली 2 दिन, एक तो दिवाली के जस्ट नेक्स्ट डे, क्योंकि दिवाली में मनानी है आपको, दिवाली रात को, लक्ष्मी पूजन रात को ही होता है आमतौर पर, करेक्ट, लक्ष्मी जी का आगमन भी रात को ही होता है, रात भर लोग जागते हैं, लेट तक जागते हैं, मिलते हैं मिलाते हैं, और फिर नेक्स्ट डे सुबह सुबह। अच्छा, इस बार तो दिवाली पे क्या है, वैसे भी संडे को दिवाली है, तो आपके ग्लोबल संकेत भी फ्राइडे वाले संडे को काम आ जाएंगे, फ्राइडे को कोई बचे हुए खचे रिजल्ट, उस पर भी संडे को रिएक्शन हो जाएगा, तो मंडे करोगे क्या, बात क्या करेंगे ये तो बताओ, करोगे क्या, है ना। तो मंडे का तो कोई औचित्य नहीं है, फिर वापस मंगलवार को छुट्टी, एक तो वैसे संडे की छुट्टी रही। अब एक बार अगर मुंबई में किसी को ऑफिस आना तो मतलब, या कहीं भी, मुंबई क्या कहीं भी, तो आदमी दिवाली के दिन तो और एक्स्ट्रा तैयार होकर आता है, नहा धो के ढंग से, है ना। तो बचा क्या फिर पूरा आपका तो 2-2.5 घंटे की प्रोग्रामिंग में तो पूरा दिन निकल गया। तो फिर दिवाली की तो छुट्टी मनाई नहीं आपने, उल्टा वीकडे में 2 आती, वो भी एक ही रहेगी, चला गया आप। तो 100% दिवाली के नेक्स्ट डे और एक नए साल के दिन 1 तारीख को 2 दिन तो बाजार बंद रहनी चाहिए, कुछ भी। नए साल के दिन सिर्फ 2 मार्केट ट्रेड कर, एक हमारा दूसरा कौन सा भागा, सऊदी अरेबिया, ठीक है, वहाँ के तो मार्केट अब 50वीं 60वीं इकोनॉमी होगी कहीं दुनिया में, इसलिए उनको। लेकिन ये तो जैन साहब, दिवाली के नेक्स्ट डे छुट्टी पे मतलब आपकी क्या राय है? नहीं, बिल्कुल, हमने इस पे बहुत काम किया हुआ है पहले भी अनिल जी, और हम लोगों ने कमोडिटीज में जब हम लोगों ने शुरुआत की थी, वाकई में बहुत डिफिकल्ट था। मतलब मैं तो याद है कि क्या राजस्थान में क्या होता है, अन्नकूट होता है और गोवर्धन पूजा होता है, और वो बहुत ज्यादा में मनाया जाता है, एंड इतना डिफिकल्ट होता है, मतलब रोज मतलब बहुत रोना आता था लिटरली ऑफिस आना दिवाली के नेक्स्ट। जो आपने सही कहा, कई लोग रात की पूजा करते हैं, सिंह लगन में पूजा करते हैं, 2-2, 2:30, 3-3 बजे तक सोते हैं, मुहूर्त ही रहता है 2:35 तक। आई थिंक करना चाहिए, और इनफैक्ट कई सालों से तो चल रही थी, बीच में छुट्टियां होने लगी थी, पिछली बार बाय डिफॉल्ट ही शायद वीकेंड पड़ गया तो अच्छा था पिछली बार तो, बट इस बार बहुत डिफिकल्ट होना, मेरे लिए तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिफिकल्ट होगा अनिल जी, क्योंकि मंडे मॉर्निंग शो करता हूं मैं, और रात को 3 बजे तक अगर पूजा करके मंडे मॉर्निंग शो, तो फिर सोने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। शो में आप बीच बीच में मौका देंगे आपको झपकी लेने का, चिंता मत करें। शो के दौरान सिद्धार्थ सैदानी साहब ने भी लिख के भेजा है होनी चाहिए। एक्चुअली मैं तो बोलता हूँ एक्सचेंजेस के सारे एम्प्लॉय से कराओ पोल, वो भी सब यही बोलेंगे, वो भी यही बोलेंगे, बिल्कुल वही वाले बात है कि हर रोज कुआं खोदना है, हर रोज पानी पीना है, हर रोज मार्केट खुलेगा, हर रोज वॉल्यूम होंगे, हर रोज कमाई होगी,
तो फिर तो यही है, वैसे ही है मामला। चलो ठीक है, देखिए बात तो पहुंच चुकी है हमारी कि भाई मार्केट में लोग चाहते हैं कि छुट्टी हो दिवाली के दूसरे दिन, बाकी आप होनी चाहिए। बिल्कुल सर। चलिए बढ़ते आगे, और वागले साहब के लिए है एक बिगुल वागले का वंडर। बताएं सर। अनिल जी, आपने जो मदरसन सुमी स्पॉट किया था, जो गिरा भी और मुझे लगता है और भी गिरेगा, उसके जैसा सिमिलर पैटर्न है नाल्को का, और अभी अभी 90 के लेवल्स इसने ब्रेक किए हैं। हेड एंड शोल्डर पैटर्न की अभी शुरुआत हुई है, तो मतलब इसमें एक बड़ी मूव ऑन द डाउन साइड आ सकती है। आपको अभी के अभी बेचना है, और 9150 का आपका स्टॉप लॉस होगा, और जितना टाइम ये 90 के नीचे स्पेंड करेगा उतना इसमें डाउन साइड होगा। मेरा टारगेट, एक छोटा ट्रेडिंग टारगेट 85-8550 का होगा, जो मुझे लगता है कल आ सकता है, लेकिन पोजिशनली ये सीधे 80-81 में भी 80 और 82 के बीच में जा सकता है। सो यहाँ से 10% की डाउन मूव में देख रहा हूँ। उसके लिए आपको स्टॉप लॉस एकदम क्लोज 1-1.5 रुपए ऊपर लेना है। तैयार हो रहा है, नाल्को तैयार हुई है। अनिल जी, अभी नंबर्स आए तो हमने कहा भी था हर पैमाने पर खराब नंबर्स थे, और अब आपको स्टॉक पर रिएक्शन भी आते हुए दिख रहा है। तो नाल्को वीक रिजल्ट्स का रिएक्शन आ रहा है। हिमांशु जी के पास चलते हैं, हिटमैन हिमांशु। बताएं हिमांशु जी। दीप, खरीदारी करनी है और खरीदना है पावर ग्रिड का फ्यूचर। अभी वागले जी ने हेड एंड शोल्डर टॉप की बात करी। पावर ग्रिड में एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का ब्रेकआउट है, और दीप, जो लोग भी टेक्निकल एनालिसिस देखते हैं, इसमें इस चार्ट में खास बात है जो कि काफी स्ट्रॉन्ग बनाता है इस ब्रेकआउट को। ये जो इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर है, इसमें जो राइट शोल्डर है उसमें अपने आप में एक छोटा इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर बना है, जो कि काफी पॉजिटिव साइन है और काफी रेयर अकरेंस है। मेरा मानना है कि पावर ग्रिड में जिस तरह की स्ट्रेंथ ऑफ कोर्स स्टॉक में देखने को मिली है, और जिस तरह का पैटर्न का ये ब्रेकआउट है, यहाँ से 8 से 10 रुपए तक का मूव 1 से 2 दिनों में देखने को मिल सकता है। तो 212-215 रुपए के दो टारगेट्स के लिए पावर ग्रिड के फ्यूचर्स में खरीदारी करें। 205 रुपए का स्टॉप लॉस लगाकर यहाँ पर पोजिशनली बाय करके चलने की सलाह है। ओके, पावर ग्रिड पर खरीदारी की राय आ रही है। यहाँ पर एक्शन आपको आते हुए दिख सकता है। एक्शन में आ सकता है अशोक लेलैंड। इसके आने वाले नंबर्स आइए कुशल से जानते हैं क्या है बाजार का अनुमान। कुशल बताइए। बिल्कुल दीप, आप देखिए नंबर्स के लिहाज से तो अच्छी उम्मीद लगाकर चल रहे हैं। मार्केट 20% की ग्रोथ रेवेन्यू फ्रंट पर हो सकती है। 9,915 करोड़ रुपए पर हम आय का अनुमान लगाकर चल रहे हैं। साथ ही कंपनी का जो कामकाजी मुनाफा है वो लगभग 2 गुना बढ़ सकता है, 537 करोड़ से 1105 करोड़। इसी वजह से कंपनी की मार्जिन भी 6.5% से बढ़कर सीधा 11.1% एक्सपेक्टेड है, और मुनाफा भी 200 करोड़ से 600 करोड़ के पार जा सकता है। ऑफकोर्स वॉल्यूम के लिहाज से 10% की बढ़ोतरी रही है, इस वजह से भी कंपनी को फायदा मिलेगा, और रियलाइजेशन भी 9% ग्रो कर आती हुई दिख सकती है। अब यही देखना है कि आगे चलकर प्राइस हाइक्स और साथ ही अन्य जो डिस्काउंट्स देते हैं उसको लेकर कंपनी की क्या कमेंट्री होने वाली है, और खासकर मार्जिन्स को लेकर क्या आउटलुक है, क्योंकि फिलहाल तो लागत खर्च कम है। आगे चलकर अगर ये बढ़ता है तो इम्पैक्ट कितना हो सकता है, ये जानना इनकी कमेंट्री में काफ़ी अहम होने वाला है। अशोक लेलैंड, इस पर रखनी है नजर, देखते हैं कैसी इसकी परफॉर्मेंस आती है। स्टॉक पर कुछ ज़्यादा खास एक्शन इस समय तो आपको आते हुए दिख नहीं रहा है। एकदम फ्लैट इस समय अशोक लेलैंड ट्रेड कर रहा है, बट कुछ काउंटर्स और हैं जहां पर आपको मूव आती हुई दिख रही है। पीसीबीएल, यहां पर एक अच्छी मूव आई है। एक बार जरा जैन साहब से भी पूछा जाए। जैन साहब, केमिकल्स और इससे जुड़ी स्पेस में एक अच्छा रिवाइवल आ रहा है। पीआई इंडस्ट्रीज के नंबर्स अच्छे आए, इससे पहले हमने देखा था आरती इंडस्ट्रीज के नंबर्स अच्छे थे। पीसीबीएल पर एक बार जरा नजर डालें, 5% ऊपर ट्रेड कर रहा है सर। हाँ बिल्कुल, अपने आई थिंक लाइफ टाइम हाइज पे ही ट्रेड कर रहा है, और सबसे बढ़िया क्या बात है, रिजल्ट्स इनफैक्ट अच्छे आए थे, और रिजल्ट्स के हिसाब से मतलब जो रिएक्शन देना चाहिए वो दिया है। और टीटीएम बेसिस पे भी देखिए, मतलब मार्च अगर 2023 देखे तो गजब के रिजल्ट्स थे ओवरऑल, और जो ये जो रिजल्ट्स थे सितंबर क्वार्टर वाले, पिछले सितंबर के मुकाबले बहुत बढ़िया थे। सो ओवरऑल थोड़ा सबड्यूड भी था। कार्बन ब्लैक सेल करते हैं लोग, और सबसे बढ़िया बात है जो टायर वाले स्टॉक्स है वो सब अच्छा कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि ये स्टॉक भी अच्छा करेगा। और केमिकल्स वाले स्टॉक थोड़ा अंडर प्ले कर रहे थे, बट अगेन आरपी संजीव गोयनका ग्रुप की कंपनी है, जबरदस्त सेक्टर को कैटर कर रही है। ऑटो इंसुलेटर्स वैसे अच्छा कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि ये स्टॉक आगे भी अच्छा करेगा। तो बिल्कुल जिन्होंने लिया हुआ है वो होल्ड करके रखें, क्योंकि सबसे बढ़िया बात है वैल्यूएशन कंफर्ट अभी भी है, और मुझे जो ग्रोथ का कंफर्ट है वो सारी चीजों को देखते हुए लगता है कि बिल्कुल ये स्टॉक यहाँ से और भी अच्छा कर सकता है। 217 का हाइज बनाया हुआ है और उसके आसपास चल रहा है। सो 240-250 के टारगेट के लिए होल्ड करें। 240-250 तक जाने की है तैयारी, होल्ड करें आप
PCBL, फिलिप्स कार्बन ब्लैक लिमिटेड, जो पहले पूरा नाम था आजकल शॉर्ट फॉर्म हो गया है। आइए, सुमित जी भी तैयार है अपने सुपर हिट शेयर के साथ। बताएं सर। अनिल जी, एक सेल कॉल और रडार पे आया है। स्टॉक का अभी फ्यूचर्स में भाव चल रहा है 936.50, 937, 936 रुपए 50 पैसा, 937 रुपए का अभी भाव है। स्टॉक का नाम है भारती एयरटेल। भारती एयरटेल के अंदर थोड़े प्रॉफिट बुकिंग के संकेत मिल रहे हैं। पिछले 6-7 दिनों के कंटिन्यूस अपमूव के बाद कल और आज दूसरा दिन है जिसमें सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा है और कल के लो के नीचे ये ट्रेड कर रहा है। तो भारतीय एयरटेल में थोड़ा सा 1-2 दिनों के लिए प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकता है। इसके लिए भारतीय एयरटेल में बिकवाली करके चलने का सलाह रहेगा। स्टॉप लॉस भी छोटा सा बैठ रहा है, 942, 943 का ऊपर में रेजिस्टेंस है। 942 के स्टॉप लॉस से भारतीय एयरटेल में बिकवाली करके चलने का सलाह रहेगा। नीचे में जो टारगेट देखने को मिल सकते हैं 928 इसका पहला टारगेट होगा, 924 इसका दूसरा टारगेट होगा। तो 1 से 2 दिनों के लिए भारतीय एयरटेल में बिकवाली करे 942 के स्टॉप लॉस से 928 और 924 के टारगेट के लिए। 928 और 924 के टारगेट भारतीय एयरटेल यहां पर आपको करनी है बिकवाली। बैक टू बैक सेल कॉल सुमित जी की तरफ से। अभी थोड़ी देर पहले विप्रो पर सेल कॉल दिया था, अब आपके लिए भारतीय एयरटेल भी वीक लग रहा है। बट आइए, कुछ बेहतरीन ब्रोकरेज पिक्स हम आपके लिए हाईलाइट कर रहे हैं दिग्गज ब्रोकरेज हाउसेस की तरफ से। कुशल हमारे साथ तैयार हैं एक और ऐसी ही बढ़िया रिपोर्ट के साथ। कुशल, बताइए कौन सी ब्रोकरेज हाउस के पिक्स लेकर आए हैं और कौन से स्टॉक्स पसंद है इन्हें? बिल्कुल दीप, IIFL सिक्योरिटीज की तरफ से 3 बेहतरीन ब्रोकरेज पिक्स हैं। सबसे पहले तो केन्स टेक्नोलॉजी है। यहाँ पर करीबन 2765 रुपए के टारगेट्स दे रहे हैं। मौजूदा भाव से भी लगभग 12-13% की अपसाइड एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग में एक दिग्गज कंपनी है। आप देखिए घरेलू बाजार में जिस तरह की पेनिट्रेशन हो रही है, खासकर इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग को लेकर, वो काफ़ी ज़्यादा शानदार बनती हुई दिख रही है। और इमर्जिंग प्लेटफॉर्म जैसे EVs और स्मार्ट मीटरिंग है, वो भी एक बड़ी अपॉर्चुनिटी इस कंपनी के लिए बनती हुई दिख सकती है आगे चलकर। और इसी वजह से FY27 तक जो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग मार्केट है, वहां पर 32% की सालाना ग्रोथ भी संभव है। और इसी कारण से कंपनी की आय में भी आपको बहुत ही बेहतरीन इजाफा अगले 2-3 सालों में देखने को मिल सकता है। दूसरी पिक है JSW एनर्जी पर 450 रुपए के टारगेट से दे रहे हैं। मौजूदा भाव से भी करीबन 17% की अपसाइड पोटेंशियल यहां पर भी दिख रही है। भारत की काफी बड़ी इनफैक्ट प्राइवेट सेक्टर पावर कंपनियों में से एक है ये। और साथ ही FY26 तक तो जो इनकी कुल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है, उसकी रिन्यूएबल एनर्जी की करीबन 60% हिस्सेदारी भी होने वाली है। साथ साथ आकर्षक वैल्यूएशंस है और रिटर्न रेशियोज भी काफी बेहतर है कंपनी के। और इसी वजह से कंपनी की आय FY22 में जो करीबन 8000 करोड़ रुपए की थी, FY25 तक ये अनुमान लगाकर चल रहे हैं कि 15300 करोड़ रुपए के पार भी जा सकती है। और अंत में CMS इन्फोसिस्टम्स, ये तीसरी पिक है जिसमें 440 रुपए के आसपास के टारगेट्स हैं। 16% की अपसाइड पोटेंशियल यहां पर भी दिख रही है। और FY25 तक इनका अनुमान है कि 2500 से 2700 करोड़ का लगभग यहाँ पर कंपनी अपनी रेवेन्यू फ्रंट पर जो है वो टारगेट हासिल कर लेगी। FY22 में ये आंकड़ा करीबन 1600 करोड़ रुपए का था। 470 करोड़ रुपए के नेट कैश के साथ कंपनी की एसेट लाइट बिजनेस मॉडल है, जो इनको आगे चलकर बढ़िया फायदा दे सकता है। CMS इन्फोसिस्टम्स ये तीसरी पिक है। ओके, तो ये है आपके लिए कुछ बेहतरीन काउंटर्स जो IIFL सिक्योरिटीज के रेडार पर हैं इस दिवाली के लिए। इस बीच कुशल हमारे साथ थे। 2 मिनट पहले बात कर रहे थे अशोक लेलैंड के नंबर्स के, और अशोक लेलैंड के नंबर्स आपके स्क्रीन पर आते हुए इस समय दिख भी रहे हैं। 561 करोड़ का मुनाफा आया, थोड़ा अनुमान से कम। हमारा अनुमान 605 करोड़ का था, फिर भी अच्छी ग्रोथ है। 200 करोड़ से बढ़कर आपका 561 करोड़ का आया। हमारे अनुमान से थोड़ा कम, थोड़ा हल्का सही कम आपको ये मुनाफे का आंकड़ा आते हुए दिख रहा है। 600 करोड़ के आसपास का हमने अनुमान लगाया था। देखना पड़ेगा अगर कोई एक्सेप्शनल फैक्टर्स भी हैं इस बार। आय इनकी आई है 9638 करोड़ की। अगेन थोड़ी अनुमान से कम है, हमारा अनुमान था 9915 करोड़ की। तो आय का आंकड़ा डेफिनेटली आपके लिए अनुमान से कम आते हुए दिख रहा है। उतना भी कम नहीं है अनुमान से, बट कम नंदलेस है। 8266 करोड़ से बढ़कर ये आंकड़ा आपके लिए 8638 करोड़ का आते हुए दिख रहा है। तो आय और मुनाफा दोनों ही अनुमान से कम आते हुए दिखे हैं। पिछले क्वार्टर में एक एक्सेप्शनल गेन का था, उसका भी आपको एडजस्टमेंट देखना होगा।
ऑपरेशनली हम अच्छी परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट कर रहे हैं, 2 गुना हम एबिटा ग्रोथ की एक्सपेक्टेशन लगाकर चल रहे हैं, मार्जिन एक्सपेंशन के भी हम ग्रोथ लगाकर चल रहे हैं। 1080 करोड़ का आपका एबिटा है, अनुमान 1105 करोड़ का था, तो ऑलमोस्ट अनुमान मुताबिक एबिटा आते हुए दिख रहा है। 11.2% के मार्जिन आए हैं, हमारा अनुमान 11.1% का था, ये भी अच्छा आंकड़ा है, 6.5% से बढ़कर 11.2% के मार्जिन आपको आते हुए दिख रहे हैं। तो थोड़ा रेवेन्यू और प्रॉफिट ग्रोथ अच्छी है, थोड़ी अनुमान से कम है, 16% आपका रेवेन्यू बढ़ा है, मुनाफा तो आपका ऑफकोर्स मल्टीपल्स में बढ़ते हुए दिखा है। कुणाल जी एक बार चार्ट्स भी देख लें, अशोक लेलैंड मिले जुले नंबर्स हैं, इन द सेंस नंबर्स वैसे तो अच्छे हैं बट रेवेन्यू और प्रॉफिट अनुमान से थोड़ा कम आया है, एबिटा और मार्जिन्स अनुमान से थोड़े बेहतर आए हैं। देखिए दीपांशु, एक रेजिस्टेंस चार्ट पर नजर आती है और ये रेजिस्टेंस स्टॉक के डेली चार्ट पर जो 50 डेज मूविंग एवरेज है उसके करीब है, यानी कि 174 रुपए के आसपास ये रेजिस्टेंस है और उन्हीं लेवल से हमने आज इसमें कुछ बिकवाली आते हुए देखी। मुझे लगता है कि फिलहाल वेट एंड वॉच करना चाहिए, कोई खरीदारी या बिकवाली का यहाँ पर फिलहाल कोई ट्रेड नहीं बनता है। वेट एंड वॉच करें, स्टॉक को सेटल हो जाने का मौका दें। अगर ये स्टॉक 174 के रेजिस्टेंस को पार करके उसके ऊपर टिकता है तभी इसमें खरीदारी की राय होगी, तो फिलहाल मेरी स्टॉक से दूर रहने की राय। फिलहाल स्टॉक से दूर रहने की राय है अशोक लेलैंड, ये आपके लिए नंबर्स आते हुए दिख रहे हैं। देखते हैं इस पर क्या रिएक्शन आएगा। इमीडिएट रिएक्शन आपका थोड़ा वीक आया क्योंकि रेवेन्यू और प्रॉफिट आपका अनुमान से कम आते हुए दिखा है, इवन दो ऑपरेशनली नंबर्स इनके अच्छे हैं। आइए एमटार टेक्नोलॉजीज, यहां पर आया है बड़ा कट। नंबर्स तो हमने आज सुबह डिस्कस भी किए थे, उसके बाद इनका गाइडेंस कट आया है तो उसका इंपैक्ट दिख रहा है। उसके बाद कंपनी की कॉन कॉल भी हुई थी, तो थोड़ा सारे फैक्टर समझते हैं जो आज इतनी बड़ी 11% की फॉल आई है एमटार टेक्नोलॉजीज में। अरमान है हमारे साथ तैयार। अरमान बताइए क्या कुछ निकल कर आए नंबर्स में और फिर मैनेजमेंट का क्या कहना है नंबर्स पर? जी बिल्कुल, नतीजे अगर आप देखें तो नतीजे में आपको आय में तो ग्रोथ दिख रही है, पर मार्जिन्स आपको अच्छा खासा कटाते हुए दिखे हैं, 27.6% से घटकर 21% पर आते हुए दिखे हैं। अब अगर इस चीज़ का इंपॉर्टेंस इस हिसाब से है क्योंकि कंपनी ने जो पूरे साल का मार्जिन का गाइडेंस पहले दिया था वो 28% का दिया था, हालांकि अगर आप पहली छमाही की बात करें तो वो लगभग 22% के आसपास आता हुआ दिखा है। इसी के चलते कंपनी ने पहली बार, अगर आप आईपीओ के बाद देखेंगे, कंपनी ने गाइडेंस जो है वो रिवाइज करा है, रिवाइज नेगेटिव साइड करते हुए दिखे हैं। आय का जो पहले अनुमान था पूरा FY24 की बात करें तो 830 से 860 करोड़ का था, वो इस बार रिवाइज करके उन्होंने कम कर दिया है, 670 से 700 करोड़ कर दिया है। और मार्जिन का जो पहले गाइडेंस 28% के आसपास का दे रहे थे वो अब 26% का देते हुए दिखे हैं। अब इसका मुख्य रीजन जो उन्होंने बताया है कि जो शिपमेंट्स में देरी होती हुई, जो कंफर्म्ड ऑर्डर्स हैं उसके शिपमेंट्स में देरी होती हुई दिखी है, वो एक मुख्य रीजन आता हुआ दिखा है। अगर आप ओवरऑल देखें तो हाइड्रोजन कंपनी का यूएस में, अमेरिका में लगातार वहां पर अगर आप देखें या तो फिर उन पर डाउनग्रेड आ रहा है या फिर उनके टारगेट कम किए जा रहे हैं क्योंकि इन कंपनियों के बुक्स में कंपैरेटिवली कर्जा ज्यादा है और रीफाइनेंसिंग कॉस्ट या तो ज्यादा हो रही है या फिर रीफाइनेंसिंग होने में दिक्कतें हो रही है। उसके चलते वहां पर आपको लगातार गिरावट आती हुई दिख रही है, उनके शेयर प्राइस में भी आपको गिरावट आती हुई दिख रही है। और कंपनी का ब्लूम एनर्जी से अच्छा खासा एक्सपोजर है। लोग टोटल क्लीन एनर्जी की बात करें तो लगभग 67% की आय कंपनी से आती है। हालांकि कंपनी ने प्रेस रिलीज में यह भी कहा है कि यह सिर्फ एक शॉर्ट टर्म हिकअप है, लॉन्ग टर्म में कंपनी की ग्रोथ की स्ट्रेटेजी एकदम क्लियर है। अब कंपनी के अर्निंग्स कॉल हुआ, अर्निंग्स कॉल में भी कुछ इंटरेस्टिंग चीजें आती हुई दिखी। उन्होंने ये बताया कि ब्लूम एनर्जी की तरफ से स्लो डाउन की कोई भी इंडिकेशन या फिर कोई भी ऐसा जो मैसेज है उनको कन्वे नहीं किया गया है और ये एक स्मॉल हिकअप है। और उसके बाद वापस से कंपनी ने जो एक मॉडल जो चेंज करा है ब्लूम एनर्जी ने, उसके चलते ये हिकअप आता हुआ दिखा है और कंपनी वापस ट्रैक पर आती हुई दिखेगी। कंपनी ने मार्जिन का गाइडेंस 28% से घटाकर 26% किया है, पर अगर आप H1 का मार्जिन देखेंगे अभी भी 22% का आसपास है। उसका रीजन ये है कि कंपनी का आने वाले छमाही में जो 2H FY24 है वहां पे डोमेस्टिक ऑर्डर्स अच्छे खासे एग्जीक्यूट होंगे जो कंपनी के मार्जिन को अच्छा खासा शूटअप दे देंगे। तो ओवरऑल मार्जिन इसीलिए फिर भी 26% के आसपास है। इसीलिए ओवरऑल ये जो हिकअप है ये शॉर्ट टर्म हिकअप है। ब्लूम एनर्जी की तरफ से उनको कोई संकेत नहीं है स्लो डाउन का और आने वाला समय कंपनी के लिए जो टारगेट है वो अभी भी इंटैक्ट है। तो कंपनी का कहना है कि आगे ठीक रहेंगे और ऑर्डर बुक पे कोई बदलाव नहीं देख रहे हैं। ये क्योंकि ब्लूमबर्ग ने एक मॉडल चेंज करा है उसके चलते यहाँ पर हिकअप आता हुआ दिखा है, पर ये आने वाले समय में ये टारगेट वापस जो है जो ट्रैक रिकॉर्ड है इनका वो कंटिन्यू होना चाहिए। बिल्कुल, एक बार जैन साहब से भी राय लेना चाहूंगा क्योंकि उनकी भी रिकमेंडेशन लिस्ट में रहता है। जैन साहब एक बार एमटार टेक पर राय दें क्योंकि गाइडेंस कट के बाद एक शार्प रिएक्शन आज बाजार ने दिखाया है। हाँ बिल्कुल, देखिए स्कोप था रिएक्शन देने का क्योंकि देखिए चला हुआ भी बहुत है ये स्टॉक और ऊपर के लेवल्स पे रेजिस्टेंस मिल रहा है नो डाउट, और हाईज बनाने के बाद अराउंड 3000 तक गया और वहां से करेक्शन आ रहा है कंटिन्यूअसली। और उसमें भी क्या है, पी मल्टीपल्स आर वेरी हाई, जब वैल्यूएशन बहुत हाई रहते हैं और थोड़ा भी अगर
निराश करता है रिजल्ट्स, तो रिएक्शन काफी स्ट्रॉन्गर आता है और आज थोड़ा स्मॉल कैप, मिड कैप या मार्केट्स में प्रेशर दिख रहा था, काम दिख रही है, तो ये भी एक रीजन होता है कि और एग्रावेट हो जाता। बट यस, बहुत अच्छा अरमान ने अभी, सबसे बढ़िया बात है कॉन कॉल और ये सारी चीजें समझ के और पूरी जो भी बताई है एनालिसिस, और उससे हमारे को भी क्लैरिटी मिली है। और आगे जो मुझे लगता है कि देखिए ये जो भी है ये टेम्पररी हिकअप्स है, जो कंपनी की क्वालिटी है और जिन्होंने भी हमारे कहने पे लिया था उन्होंने तो सर्टेनली टारगेट्स तो अचीव हुई हैं, बट ये स्टोरी ऐसी है कि आपको इसको कंटिन्यूअसली होल्ड करके रखें। और अब जितना करेक्ट होना हो सकता है कि ओवर रिएक्ट भी कर लिया हो, और जो ब्लूम वाली बात है, या एक तो मार्जिन पे इंपैक्ट पड़ा, सर्टेनली 28% के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन से 22% पे आ गई, तो थोड़ा बहुत उस चीज को मार्केट ने नेगेटिवली लिया, बट कोई दिक्कत नहीं है, एक बार न्यूज पे रिएक्शन आता है बट फिर से वापस से कंसोलिडेट होगा अपने लेवल्स पे। पहले भी ऐसा हुआ ऐसा नहीं है कि नहीं हुआ है, स्टॉक के साथ कभी भी करेक्शन नहीं देता, ऐसा नहीं होता है, और शार्पर है। मुझे लगता है कि इस लेवल पे एक बार 2000-2100-2200 पे एक बार सपोर्ट लेना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। बाकी नहीं भी लेता है और नीचे आता है तो फिर रीएनालाइज करेंगे, और मुझे ऐसा लगता है कि एक मौका होगा एंट्री लेने का। होगा एंट्री लेने का लोअर लेवल्स पर। स्टॉक थोड़ा ऑलरेडी बाजार का एक तरह से फेवरेट था, तो एक्सपेक्टेशन हाई थी, परफॉर्मेंस हाई थी, बट उसके मुकाबले में डिसअपॉइंटमेंट के बाद, स्पेशली गाइडेंस कट के डिसअपॉइंटमेंट के बाद रिएक्शन है, बट डिप्स पर खरीदारी की भी राय रहेगी। बॉश, इसके नंबर्स आपकी स्क्रीन पर आते हुए दिख रहे हैं। आय करीब 13% बढ़कर आई है 4130 करोड़ की। कामकाजी मुनाफा 14% बढ़ा है 491 करोड़ पर। मार्जिन हल्के से बढ़कर आए 11.8% के बढ़कर आपके 11.9% पर आए, बट मुनाफे पर रखिए नजर। 372 करोड़ का मुनाफा आपके लिए बढ़कर 999 करोड़ का आते हुए दिख रहा है। मुनाफे में तो आपने शानदार उछाल देखा है, बट ये सही रिफ्लेक्शन नहीं है, क्योंकि इसमें 785 करोड़ का एक वन टाइम गेन भी है। अगर आप उसको एडजस्ट करें तो फिर मुनाफा ज्यादा खास नहीं है। ये है आपके लिए बॉश के नंबर्स जो स्क्रीन पर आते हुए इस समय दिख रहे हैं, यहां पर रखिए नजर। आइए एबीबी के भी नंबर्स आपकी स्क्रीन पर आ रहे हैं और उसको भी एक बार हाईलाइट कर देते हैं। यहाँ पर अनुमान हमने लगाया था मुनाफे का 198 करोड़ से बढ़कर आपका मुनाफा 363 करोड़ का है। 272 करोड़ का हमने अनुमान लगाया था, तो अनुमान से तो काफ़ी बेहतर आपको मुनाफे का आंकड़ा आते हुए दिख रहा है। ये है आपके लिए एबीबी। रेवेन्यू का आंकड़ा भी देखते हैं यहाँ पर कैसी परफॉर्मेंस रही है। 2770 करोड़ के आपके रेवेन्यू आते हुए दिखे। हमने अनुमान 2610 करोड़ का लगाया था, तो अगेन एक्सपेक्टेशन से तो बेहतर है। मुनाफा और आय दोनों ही आपके लिए अनुमान से बेहतर है, इसलिए स्टॉक पर भी आप रिएक्शन एक बनते हुए देख रहे हैं। कामकाजी तौर की बात करें तो एबिटा हम 330 करोड़ का एबिटा एस्टिमेट लगा रहे हैं, 211 करोड़ से बढ़कर, तो 56% की ग्रोथ एबिटा में हमने लगाई है। और इसके साथ ही आप नजर रखिए मार्जिन्स पर 10% के मार्जिन्स हमने अनुमान लगाए हैं, करीब 13% पर आने चाहिए। देखते हैं कैसी परफॉर्मेंस रहेगी। फर्स्ट कट नंबर्स एबीबी के थोड़े अच्छे हैं, बॉश के नंबर्स ठीक ठाक हैं, कुछ ज़्यादा खास नहीं है पर ज़्यादा खराब भी नहीं है, ठीक ठाक नंबर्स। अभी हम मदरसन की बात कर रहे थे, उसके मुकाबले अगर आप देखेंगे तो बॉश के नंबर्स रिलेटिवली थोड़े बेटर ही आए हैं, बट मुनाफे में एक एडजस्टमेंट है आपके लिए। तो नंबर्स आ रहे हैं थिक एंड फास्ट, यहाँ पर करिए फोकस। आइए श्रीकांत जी के पास चलते हैं और लेते हैं उनकी एक ट्रेडिंग कॉल BTS TT। बताएं श्रीकांत जी। दीपांशु, देखिए वैसे प्राइस और वॉल्यूम ये दोनों के कॉम्बिनेशन के बेसिस पे एक स्टॉक में काफी अच्छी मोमेंटम हमें देखने मिल रही है, और वो है एजिस लॉजिस्टिक। एजिस केमिकल्स करके उसका स्क्रिप्ट कोड है। करंटली 314-315 के करीब ट्रेड कर रहा है। अगर आज के दिन में देखें तो इसके जो वॉल्यूम हुए हैं वो ऑल टाइम हाई वॉल्यूम है ऑलमोस्ट। काफी सारे बल्क डील भी हुए हैं और वेटेड एवरेज काफी नीचे है, तो वेटेड एवरेज इज समवेयर क्लोज टू 303-304 के आसपास है। ऐसे फॉर्मेशंस में मैंने देखा है कि इसी पर्टिकुलर वेटेड एवरेज को एज अ स्टॉप लॉस कंसीडर करके अगर लॉन्ग पोजीशंस बनाते हैं तो उसमें अच्छे रिटर्न्स बनते हैं। मुझे लगता है कि 303 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ एजिस लॉजिस्टिक को लॉन्ग करें, और 315-316 के करीब अभी ये ट्रेड कर रहा है। मुझे लगता है ये स्टॉक कम से कम वापस एक बार 335 से लेकर 345 के लेवल्स में दिखा सकता है, तो करंट लेवल से एजिस लॉजिस्टिक को लॉन्ग करके चलें। एजिस लॉजिस्टिक्स यहाँ पर आपको करनी है खरीदारी, ये राय आ रही है श्रीकांत जी की तरफ से। एक्शन में ये काउंटर आ सकता है।
ITI के भी नंबर्स आ रहे हैं। ITI के नंबर्स थोड़े डिसअपॉइंटिंग इस समय आपको लग रहे हैं। घाटा बढ़कर आया है, हालांकि आय इनकी 198 करोड़ से बढ़कर 246 करोड़ की आते हुए दिख रही है, बट घाटा भी यहाँ पर कंपनी का बढ़कर आया है। कामकाजी घाटा भी बढ़ा है, ओवरऑल घाटा भी बढ़ा है। घाटा 101 करोड़ से बढ़कर 126 करोड़ हो गया है। कामकाजी घाटा 48 करोड़ से बढ़कर आपके लिए 53 करोड़ का होते हुए दिख रहा है। तो डिसअपॉइंटिंग नंबर्स हैं, हालांकि रेवेन्यू ग्रोथ है बट घाटा बढ़ा है और कामकाजी घाटा भी इनका बढ़कर आया है। स्टॉक 4.5% नीचे इस समय ट्रेड कर रहा है। बट एक स्पेस जहां पर जबरदस्त मोमेंटम दिख रहा है, सुबह वागले साहब ने यहां पर राय भी दी थी पीएफसी में खरीदारी की। पीएफसी REC दोनों ही आपको एक्शन में दिख रहे हैं। पीएफसी के लिए कुछ अच्छी खबर भी आई है, आइए एक बार जरा समझते हैं वरुण के साथ। वरुण बताइए क्या हुआ यहाँ पर। तो देखिए दीप, एक तो नतीजे आए हैं जहाँ पे आपने देखा कि कंपनी का मुनाफा 28% बढ़ के आया। मार्जिन्स में फर्स्ट हाफ में अच्छा खासा सुधार देखने मिला है। डिसबर्समेंट अच्छे रहे हैं। तो वैसे तो नतीजे अच्छे थे, लेकिन CLSA को कुछ ज़्यादा ही पसंद आ गए और इन्होंने बाई की सलाह तो दी, लेकिन प्राइस टारगेट बढ़ा दिया है। 252 से बढ़ा के सीधे अब 360 का प्राइस टारगेट दे रहे हैं। इनका तर्क ये है, इनका कहना है कि जो लोन ग्रोथ है वो अच्छी रही है। डिस्ट्रीब्यूशन और रिन्यूएबल सेगमेंट जो है वहाँ पे काफ़ी बेहतर ग्रोथ जो है इनका कहना है कि देखने मिली है। इसके अलावा कंपनी का क्रेडिट कॉस्ट जो है वो नेगेटिव रहा है। अब ये क्यों रहा है? देखिए NPA में कंपनी के सुधार हुआ, साथ ही साथ जो स्टेज 1 और स्टेज 2 की प्रोविजनिंग करते हैं वो इस कंपनी की काफ़ी कम रही है और उसके कारण जो ओवरऑल क्रेडिट कॉस्ट है वो नेगेटिव रहा है। इसके लिए इन्होंने अपना जो EPS अनुमान है 24 से 27 का, उसमें 4 से 7% के आसपास की बढ़ोतरी की है और ROE इनका कहना है कि 2025 और 26 तक करीब 17% के आसपास का रहेंगे। इससे भी बड़ी बात तो ये है कि REC हमने देखा कि हाल फिलहाल में काफ़ी अच्छी तेज़ी भी देखने मिली थी। इनका कहना है कि REC के मुकाबले अगर आप देखेंगे तो प्राइस टू बुक वैल्यू PE पे अभी भी ये कंपनी जो है 50% डिस्काउंट पे ट्रेड करती है और प्राइस टू बुक वैल्यू इस कंपनी की करीब 0.5 के आसपास की है। ये कहते हैं कि 1 के आसपास प्राइस टू बुक वैल्यू पहुंचाने का पूरा दमखम ये कंपनी रखती है। तो एक बड़ा स्टेटमेंट इन्होंने दिया है कि REC के मुकाबले 50% डिस्काउंट पे ट्रेड करता है और इसके लिए स्टॉक इनको और भी पसंद है और इसके लिए इन्होंने प्राइस टारगेट 252 से 360 बढ़ा किया है। इसके लिए PFC में तो तेज़ी देखने मिली, लेकिन REC में भी साथ साथ अगर आप देखेंगे तो अच्छा रनअप आज के ट्रेडिंग सेशन में देखने मिला है। PFC REC दोनों पर आपको बढ़िया रनअप आते हुए दिख रहा है और दोनों स्टॉक्स में भी अच्छी तेजी है। PFC 5% ऊपर इस समय ट्रेड भी कर रहा है। सुबह वागले साहब से इस पर बात भी हुई थी। वागले साहब, PFC सुबह आपका कॉल था, 280 तक के टारगेट दिए थे, 281 का इसने हाई बनाया, तो सुबह के टारगेट तो एक बार के लिए हिट हो गए। जरा अपडेट दे सर, क्या करना है इसमें? दीपांशु, ऊपर में थोड़ा सा हल्का सा करेक्टिव मूव देखने को मिला है, बट पैटर्न अभी भी इंटैक्ट है। पोजिशनली आप बने रह सकते हैं। 280 के पार निकलेगा या 300-310 तक अगले हफ्ते 10 दिन में जा सकता है। करंट भाव अब मैं ये फ्यूचर्स के दे रहा हूँ, करंट जो लेवल है 274 का है। आपका स्टॉप लॉस 270 का होना चाहिए और मोमेंटम 280 के बाद ही आएगा। इस पर रखिएगा नजर और एक बार के लिए थोड़ा ऊपर से हल्का भी जरूर हुआ है, बट अच्छे लेवल्स पर ट्रेड कर रहा है, कोई ज्यादा परेशानी की बात नहीं। अभी भी देखिए 0.5% की तेजी इस पर बनी हुई है, तो स्टॉक तो एक्शन में आपको दिख ही रहा है। SJVN इसके नंबर्स आ गए, एक बार SJVN को भी हाईलाइट कर दें। सुमित जी के भी रेडार पर एक्टिवली रहता है। आज सुबह जय की 10 की कमाई का स्टॉक भी था। आय बिना बदलाव के 878 करोड़ की है, तो पिछले तिमाही से इस तिमाही में, पिछले साल इस तिमाही से अभी तक 877 करोड़ की आय है। मुनाफा भी ऑलमोस्ट सेम लेवल पे है। पिछले साल इस समय 445 करोड़ का था, अभी आपका 440 करोड़ का है। तो ना आय और ना ही मुनाफे में कोई आपको बदलाव दिखा है, उसी लेवल पर आपको ये आंकड़े आते हुए दिख रहे हैं। ऑपरेशनली एबिटा भी ऑलमोस्ट फ्लैट है। पिछले साल 712 करोड़ का था, अभी 706 करोड़ का है। मार्जिन आपके हल्के गिर कर आए 81.1% के 80.4। सुमित जी जरा एक बार देखें, कोई बदलाव नहीं हुआ है। जो पिछले साल के नंबर से ऑलमोस्ट उसी लेवल पर इस साल के भी नंबर्स आए, बट स्टॉक ऑफ कोर्स इस समय 3% नीचे है। जरा एक बार SJVN का नियर टर्म आउटलुक दे सर। थोड़ा सा ऊपरी लेवल से दबाव देखने को मिल रहा है, लेकिन कुछ खास मोमेंटम है नहीं। स्टॉक थोड़ा साइडवेज टाइप है। स्टॉक में नीचे में बाइंग आएगा वापस से। नीचे में इसका अच्छा खासा सपोर्ट बन रहा है 71 रुपए 72 रुपए के आसपास। ये लेवल नीचे में टूटेंगे तब दबाव आएगा, नहीं तो पोजीशन होल्ड करके चलने का सलाह रहेगा। और ऊपर में 75-78 रुपए के लेवल टूटने के बाद 80 से 85 तक का मूव आने वाले दिनों में SJVN में देखने को मिल सकता है। तो हो सकता है 2-4 दिन साइडवेज रहे, फिर मूव आए, लोअर लेवल्स पे खरीदारी करें।
लोअर लेवल्स पर खरीदारी करने की सोचें, बट फिलहाल थोड़े टाइम तक इस पर आपको साइडवेज एक्शन दिख सकता है। SJVN ये है आपके लिए काउंटर। आइए बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट नंबर्स जो कल आने वाले हैं, और इसमें रहेगा कोल इंडिया। रिसेंटली बाजार का फेवरेट हो गया है, बढ़िया एक्शन में रहता है, रेगुलरली हमारे एक्सपर्ट्स की तरफ से भी ट्रेड रडार पर आता है। आज भी डेज हाई पर कोल इंडिया ट्रेड कर रहा है। आशीष जरा बताएं इसके नंबर्स कैसे रह सकते हैं? दीपांशु, नंबर तो थोड़े से कमजोर साइड पर आ रहे हैं। दरअसल दिक्कत ये कि पिछले साल काफी ऊंचा बेस था, जिस प्रकार से खबरें आ रही थी लगातार कि कोल की शॉर्टेज है, तो वहां पर अगर आप देखें तो ई ऑक्शन रियलाइजेशंस काफी ज्यादा एलिवेटेड हो गए थे। इस बार भी ई ऑक्शन रियलाइजेशन से उम्मीद है कि बढ़त आपको देखने को मिलेगी, लेकिन बेस काफी ऊंचा है, इसके चलते अगर आप देखेंगे तो थोड़ी सी आपको गिरावट नजर आ रही है। आय की बात करें तो यहाँ पर 6% का इजाफा आपको पिछले साल के मुकाबले देखने को मिलेगा। अब जो एडजस्टेड बेसिस पर कामकाजी मुनाफा यानी एबिटा अगर आप देखें तो पिछले साल के मुकाबले 17% की गिरावट यहां पर आपको देखने को मिल सकती है, और जो मार्जिन पिछले साल तकरीबन 27% के आसपास थे, इस बार घटकर 21% के आसपास का जो एस्टिमेट है वो लगाया जा रहा है। मुनाफे की बात की जाए तो यहां पर भी करीब 22% की गिरावट, यानी 6044 करोड़ पिछले साल जो मुनाफा था, इस बार घटकर 4724 करोड़ के आसपास का आंकड़ा जो है आपको देखने को मिल सकता है। यानी ऊंचे बेस के चलते आपको जो है थोड़ी सी गिरावट देखने को मिलेगी, नतीजे हल्के कमजोर आएंगे। नतीजे हल्के कमजोर आएंगे, कुछ ज्यादा खास एक्सपेक्टेशन नहीं है, बट फिलहाल डेज हाई पर ये काउंटर आपके लिए ट्रेड करते हुए दिख रहा है। श्रीकांत जी, कोल इंडिया के चार्ट पर कोई राय सर? एक बार जरा इसका लेवल्स देख लें। बिल्कुल, इनफैक्ट अगर कोल इंडिया के टेक्निकल पैटर्न को देखें तो दीपांशु, ये जो टेक्निकल पैटर्न बन रहा है ये तो काफी स्ट्रॉन्ग पैटर्न है, और इसके बेसिस पे तो मुझे लग रहा है कि ये स्टॉक शायद यहाँ से 350 कम से कम दिखा सकता है, और आने वाले दिनों में शायद ये 400 के लेवल्स भी वापस रजिस्टर कर सकता है। तो एक काफी स्ट्रॉन्ग पुल बैक में ये स्टॉक एंटर हो चुका है। इसने बड़ा एक सेल ऑफ दिखाया था, 440 से लेके ऑलमोस्ट 110 120 तक ये गिर गया था। अभी इसी का एक पुल बैक चल रहा है, और ये पुल बैक मुझे लगता है कि और भी स्ट्रेंथ पकड़ेगा आने वाले कुछ दिनों में। ओके, ये है आपके लिए कोल इंडिया। टेक्निकली तो हमने एक्शन में देखा है इसको, देखते हैं नंबर्स कैसे इसके आते हुए दिखेंगे। आशीष, एक और काउंटर जो एक्टिवली बाजार के रेडार पर रहता है, हिंडाल्को, इसके भी नंबर्स कल आने वाले हैं, यहाँ से क्या है एक्सपेक्टेशन बताइए? पांचों अच्छे एक्सपेक्टेशंस हैं यहाँ पर नतीजों की। जिस प्रकार से अगर आप देखें तो जो वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स है इसकी बिक्री, क्योंकि नॉन एलएमई प्रोडक्ट्स होते हैं तो मार्जिन यहाँ पर कंपेरेटिवली बेटर है, और काफी तिमाहियों से एक ट्रेंड हम देख रहे हैं कि टोटल बिक्री में जो वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स हैं इनका इजाफा लगातार देखने को मिल रहा है। इसी के चलते अगर आप देखें तो आपको कामकाजी मुनाफे में 5% की बढ़त देखने को मिल सकती है। 5632 करोड़ से बढ़कर 5890 करोड़ होगा कंपनी का एबिटा। टॉप लाइन की बात की जाए तो 9% की गिरावट यहां पर आपको देखने को मिलेगी, लेकिन मार्जिन में अच्छा खासा ठीक ठाक एक्सपांशन है। 9.5% से बढ़कर 11.5% के एबिटा मार्जिन आपको देखने को मिलेंगे, और ओवरऑल भी अगर आप देखें तो 17% का जो है इजाफा यहां पर देखने को मिलेगा। स्टैंड अलोन आधार पर अगर आप एल्यूमिनियम बिजनेस में देखें तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है इसकी गिरने की उम्मीद है, तो इसका भी एक ऑपरेशनल बेनिफिट जो है आपको यहाँ पर नंबर्स में नजर आएगा। नतीजे अच्छे आएंगे। हिंडाल्को नतीजे अच्छे आएंगे, इस पर एक बार वागले साहब की राय भी ले ली जाए। वागले साहब जरा चार्ट देखेंगे सर हिंडाल्को के, आज तो थोड़ा फ्लैट है ट्रेड में, क्या है इंपॉर्टेंट लेवल्स इसके लिए सर? दीपांशु, 500 का एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, जो कुछ भी हो जाए मुझे शॉर्ट टर्म में क्रॉस करते हुए नहीं दिखता है। 480 अगर नीचे में ब्रेकडाउन आता है, उसके नीचे ट्रेड होने लगता है, फिर ये 460 465 तक जा सकता है, 470 460 तक जा सकता है। तो ब्रॉडली 460 470 ऑन द डाउन साइड, 480 490 ऑन द अपसाइड। 500 भी थोड़ा सा 490 500 ऑन द अपसाइड। 500 क्रॉस करना थोड़ा सा मुश्किल है, उसके ऊपर जाना होगा थोड़ा मुश्किल। आइए बिल्कुल हिमांशु जी के लिए हिटमैन हिमांशु। बताएं सर। अनिल जी, एक शॉर्ट कैंडिडेट है रडार में, एक तरफा तेजी स्टॉक में देखने को मिली थी, और आज ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर एक लॉन्ग अनवाइंडिंग प्रोसेस स्टार्ट हुई है। मैं बात कर रहा हूँ एमसीएक्स की, जिसके फ्यूचर्स में शॉर्ट करके चलने की सलाह है। 2455 2460 रुपए के आसपास के करंट लेवल्स हैं, यहाँ पर बिकॉली करेंगे। स्टॉप लॉस के तौर पर 2495 रुपए का स्टॉप लॉस लगाना है, और मुझे लगता है कि ये 2400 और 2380 रुपए तक के टारगेट्स कल दिखा सकता है। पिछले 3 दिनों का यहाँ पर एक ही दिन में लो कटता हुआ नजर आया है, थोड़ी सी ओवर एक्सटेंडेड मूव दिखती थी, और मुझे लगता है शॉर्ट टर्म सपोर्ट्स के आसपास ये स्टॉक रिट्रेस होता हुआ नजर आ सकता है। तो 2380 2400 रुपए तक के टारगेट्स एमसीएक्स में कल के सेशन में देखने को मिल सकते हैं। ओके, ये है राय आपके लिए आती हुई एमसीएक्स पर। आइए बढ़ते आगे। जय है तैयार कैश का ऑप्शन।
बताएं जय। वेरी गुड आफ्टरनून टू यू अनिल जी, गुड आफ्टरनून टू यू दीप। अनिल जी, आज सुबह तो बैंक निफ्टी और मिड कैप में एक अच्छा मूव देखने मिला। कल वाले मिड कैप में भी सारे टारगेट्स हासिल हुए और बैंक निफ्टी में भी अनिल जी लगभग 490 तक का मूव देखने मिला हमें। 368 से 490, 43,600 का कॉल। एंड मिड कैप निफ्टी कर भी अच्छा एक मूव देखने मिला। और अब जो मेरा व्यू है अनिल जी, यहाँ पे 65,000 के स्ट्राइक का पुट ऑप्शन खरीदने का है सेंसेक्स का, कल की एक्सपायरी का। ये ट्रेड कर रहा है अनिल जी अभी 195 पर। यहाँ पे स्टॉप लॉस अनिल जी रखना होगा एट 55 पर रखिए स्टॉप लॉस। 195 पर खरीदे। 65,000 के स्ट्राइक का इन द मनी पुट ऑप्शन सेंसेक्स का 10 नवंबर यानी कि कल की एक्सपायरी का। ये 90 रुपए से लेके 370 रुपए के, सो 290, 370 ये दो टारगेट्स के लिए आपको 195 पर खरीदना है 65,000 का पुट ऑप्शन। मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा कंसोलिडेशन यहाँ पे निफ्टी सेंसेक्स में देखने मिल सकता है। एंड वो कंसोलिडेशन खत्म होने के बाद थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग अगर आता है तो वहाँ पे अनिल जी खरीदारी के मौके बन सकते हैं। बट टिल 65,000 लेवल्स ऑन सेंसेक्स आई एम टेकन ऑफ। और निफ्टी भी आज अच्छा खासा समय 19,400 के नीचे बिता रहा है, सो दैट्स नॉट अ गुड साइन। हालांकि बैंक निफ्टी पॉजिटिव है, बट सेंसेक्स पर भी अनिल जी एज ऑफ नाउ थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग का है। थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग का आपको व्यू बन रहा है। आज थोड़ी शॉर्ट कॉल्स भी आई हैं हमारे एक्सपर्ट्स की तरफ से। बाय द वे अनिल जी, आपसे भी एक शॉर्ट कॉल का अपडेट लेना है सर। मदरसन थोड़ी देर पहले जब शो की शुरुआत के आसपास नंबर्स आए थे, ने कहा था कमज़ोर है, यहाँ से गिरना चाहिए। 89 पर अभी थोड़ी देर पहले फ्यूचर्स में था, तो पहला टारगेट तो इसका हिट हो गया है और दूसरे टारगेट की तरफ भी मूव कर रहा है। मदरसन एक बार इस पर अपडेट दे दें, अगर ट्रेड लिया तो कैरी फॉरवर्ड करें। बिल्कुल कैरी फॉरवर्ड करना चाहिए, डिप करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। कॉस्ट का स्टॉप लॉस कर लेगा और कितने ही बस, लेकिन मुझे लगता है अभी भी रखना चाहिए। 92.5 के आसपास था जब हमने शॉर्ट कॉल दिया, यहाँ से भी कैरी कर सकते हैं। और अगर आपने एक से ज़्यादा लोड बेचे तो फिर थोड़ा अभी काट लें, बाकी का आप कैरी करें। गॉट इट सर, ये है आपके लिए मदरसन पर अनिल जी की राय। आइए अनिल जी की आज की फाइनल मार्केट स्ट्रैटेजी भी ले ली जाए। 3:20 हो चुके हैं, लेते हैं सर की स्ट्रैटेजी। वैसे तो मूड माहौल ठीक है, 17 पॉइंट ऊपर डाउ, 17 पॉइंट नीचे नैस्डैक फ्यूचर्स, तो कुछ ज़्यादा मूव आ नहीं रहा है। आज भी फेड चेयरमैन साहब बात करने वाले हैं। कल तो एक्सपेक्टेशन के मुकाबले उन्होंने कुछ नहीं कहा, आज देखते हैं अगर कुछ वो आइडिया देते हैं या नहीं। वैसे इनकी बॉन्ड यील्ड गिर रही है, कच्चा तेल गिर रहा है, तो बाजार तो इनके कंफर्टेबल हैं पिछले कुछ दिनों से। यूरोप के बाजार में ठीक ठाक कारोबार है, कच्चा तेल आपका ठीक है, रुपया बस अनिल जी थोड़ा कंसर्न का है, यहाँ से अगर गिरता है तो रिकॉर्ड लो की तरफ जाएगा। अदरवाइज ऐसे कोई परेशानी है नहीं बाजार में। बताएं सर क्या करके जाना है। मुझे लगता है कि फ्रेश पोजीशन कोई बनाने की ज़रूरत आज है नहीं जी। उसकी वजह ये कि 8 दिन हो गए, 9 दिन हो गए, नैस्डैक को कितने हो गए, नैस्डैक को 9 दिन हो गए, तो कहीं तो रुकेगा। डाउन ने भी कल हल्के फुल्के संकेत दिए, तो हो सकता है ओवरनाइट पोजीशन। और दूसरा ये कि रोज आपको मार्केट मौका देता है आजकल। आज भी 19,400 मिले ही है ना आपको, उसके बाद 19,465 हुआ। बैंक निफ्टी भी 43,550 के बाद फिर 43,875 हुआ, तो कल भी मौका देगा। तो फ्रेश पोजीशन नहीं बनाए है, उस पोजीशन को रखे। और आपको याद है, देखो 2:30 बजे भी हम बात कर रहे थे कि ये 375 385 से नीचे जाएगा नहीं। 385 के नीचे एक हल्की सी डिप दी 6 पॉइंट की, बिल्कुल पूरे टाइम तक आप देख लीजिए 19,400 के आसपास ही ट्रेड करता रहा और वहीं पर क्लोज हो रहा है। सो डेटा परफेक्ट है, कल हल्के भी रहेंगे बाजार। तो मेरा ये समझना, अगर आपने लॉन्ग पोजीशन ले रखी है निफ्टी में तो बिल्कुल होल्ड करें। 19,400 का आपका लेवल है, चाहे तो 19,300 का पुट ऑप्शन खरीद कर अपने आप को हेज कर सकते हैं। और अगर बैंक निफ्टी में आपकी लॉन्ग पोजीशन है बिल्कुल होल्ड करें, चाहे तो 43,500 के पुट ऑप्शन के साथ हेज कर सकते हैं। लॉन्ग पोजीशन को बनाए रखें, फ्रेश पोजीशन कल बनाएं। फ्रेश पोजीशन कल बनाएं, हाँ। और फिर भी कोई किसी को लगता है कि नहीं मुझे तो लेना ही है, मार्केट अच्छा है, बिल्कुल लीजिए। एक ही कंडीशन पे कि 100 पॉइंट नीचे निफ्टी खुलेगा तो आप और खरीदेंगे, और बैंक निफ्टी अगर 43,550 43,425 के आसपास आएगा तो और लेंगे। उस कंडीशन पे आप लॉन्ग पोजीशन बनाकर जा सकते हैं, अदरवाइज रुकिए। इस बाजार की खूबसूरती यही है दीप जी कि कोई ऐसे इंडेक्स हो भागने की हड़बड़ी जल्दी। यस सर। जितना लोग मिड कैप्स के मुकाबले में लार्ज कैप्स का गाना गाते हैं, लार्ज कैप वैल्यूएशन सस्ते, एक दिन तो ऐसा भाग के दिखाए। हाँ है? एक दिन तो दिखाए, एक दिन तो दिखाए, सही बात है। तो सप्लाई तो भर भर के आ रही है वहाँ पे। यस सर। और लेकिन क्या है, ऐसा ठीक है जब तक है, मेरा पॉइंट ये, जब तक मिड कैप स्मॉल कैप में तेजी तब तक कमाओ ना, कमाओ। ज्ञान का क्या करेंगे, सही बात है। कमाना तो पैसा है, और कमाएंगे कैसे? जो शेयर बढ़ रहा है उसको खरीद के करेंगे, जो नहीं बढ़ रहा उसको लेके फिर फ्रस्ट्रेशन में ज्ञान देंगे तो उसका क्या फायदा। एग्जैक्टली।
बढ़ तो मिड कैप्स ही रहे हैं, बढ़ तो स्मॉल कैप्स हैं। मैं ये नहीं कहता 80-90 के पी मल्टीपल वाले लीजिए, मत लीजिए, जो आपको समझ में आए वो लीजिए, लेकिन जो समझ में आए वो लीजिए, जो अच्छी क्वालिटी का लीजिए, जहाँ पैसा बन रहा है वो लीजिए, और बन रहा है। सो आई थिंक मेरे ख्याल से कोई ऐसा बड़ा इंडेक्स में मूव व्यू पॉजिटिव साइड पे है, बाय ऑन डिप्स का है, धीमे धीमे बढ़ेगा, आराम से लेते रहिए। बाकी आपको एक्शन, पैसे तो लिमिटेड है, ऐसे तो है नहीं का अनलिमिटेड है कि बहुत ले लेंगे, ये भी ले लें, वो भी ले लें, सब ले लें। तो पैसा आपका डिलीवरी लेके मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में ही बन रहा है, अभी तो वहीं बनेगा, उसको एंजॉय करें। ओके, ये है आपके लिए इस समय अनिल जी की बाजार पर राय। एक बार अपडेट भी ले लेते हैं। वायदा कारोबार की बैन लिस्ट कल डबल हो गई थी डेल्टा और जीएनएफसी बैन में। आइए देखते हैं क्या कुछ और बदलाव हो सकते हैं बैन से बेनिफिट। बताएं आशीष, क्या हो सकते हैं बदलाव? दीपांशु, लिस्ट कल फिर डबल होगी। 2 स्टॉक एंट्री करने के लिए आपके पास चंबल फर्टिलाइजर सबके रडार पर आ रहा है। अब ये स्टॉक 106% होगी मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट। कल के सत्र में भी अगर आप देखें क्लोजिंग में ठीक ठाक 91% के आसपास थी, तो कंफर्मेशन है कि स्टॉक बैन में आ जाएगा। एमसीएक्स ये भी स्टॉक अगर आप देखें तो काफी बस कर रहा है, 101% है, 95% के आंकड़े को क्रॉस कर लिया। बाकी डेल्टा कॉप 95% और जीएनएफसी 85% के साथ बैन में बने रहेंगे। यानी कल लिस्ट में आपको 4 स्टॉक दिखेंगे बैन में, डबल होने वाली है लिस्ट। चलिए, इंटरेस्टिंग है। डेल्टा कॉप और जीएनएफसी ये दोनों तो बैन में है ही, इनका साथ देने के लिए भी स्टॉक कल ऐड होने जा रहे हैं। शुक्रिया आशीष ये अपडेट हमारे साथ शेयर करने के लिए। आइए जय के पास चलते हैं, जय का एक जैकपॉट। बताएं जय। दीप, आज एक बहुत ही जबरदस्त मूव आफ्टर अ लॉन्ग टाइम मेट्रोपोलिस में आया है। मेट्रोपोलिस फ्यूचर्स खरीदारी करने की सलाह है। 1624-25 के रेंज में ट्रेड कर रहा है। थोड़ा पोजिशनल पर्सपेक्टिव लंबा, थोड़ा मैं स्टॉप लॉस दूंगा, वाइडर स्टॉप लॉस दैट इज 1534 का स्टॉप लॉस रहेगा। सो 100 पॉइंट के आसपास का एक डाउन साइड रिस्क है, बट टारगेट जो इसमें निकल कर आ रही थी, द टारगेट कम्स टू 760, 1760 से लेकर 1835, ये 2 टारगेट्स के लिए खरीदना है। तो अच्छी मूव यहाँ पे आते हुए देखने मिल सकती है। लाल पैथ लैब में पिछले कुछ दिनों में अच्छी तेजी देखने मिली, यहाँ पे भी देखने मिली, पर यहाँ पे फ्रेश ब्रेकआउट आया है। एंड जो हिसाब से यहाँ पे मोमेंटम बन रहा है, लॉन्ग पोजीशन से ऐड हो रही है, आई थिंक मेट्रोपोलिस में एक अच्छा मूव आप एंटिसिपेट आते हुए देखने मिल सकता है। 1835 के टारगेट के लिए मेट्रोपोलिस पर करें खरीदारी। स्टॉक आपको बढ़िया मोमेंटम में दिखा भी है आज, और हेल्थ केयर डायग्नोस्टिक स्टॉक्स की अच्छी परफॉर्मेंस भी रही है। अपोलो हॉस्पिटल्स के नंबर्स भी आए थे। ये स्पेस एक्टिव है, बाजार की एक्टिव बनी हुई है। टॉप गेनर है बाय द वे वायदा कारोबार का मेट्रोपोलिस, तो इस पर भी आप रखिएगा नजर। क्लोजिंग पर बढ़ते हैं और एक्शन में कई सारे स्टॉक्स आपको आज आते हुए दिखे हैं। अच्छा दिन रहा है स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स के लिए। इंडेक्स की बात करेंगे तो बहुत ही डल दिन रहा है। लगातार दूसरे दिन इंडेक्स लेवल पर कुछ ज्यादा खास आपने देखा नहीं है। निफ्टी की वीकली एक्सपायरी भी थी, तो थोड़ी नरमी उससे भी आई। एग्जैक्टली 19,400 के इर्द गिर्द निफ्टी क्लोजिंग के लिए तैयार। 43,675 के आसपास आपको बैंक निफ्टी में क्लोजिंग दिखेगी। आज मिड और स्मॉल कैप की भी थोड़ी मिली जुली चाल है। 1/4% आपके लिए मिड कैप ऊपर था, 1/4% आपके लिए मिड कैप स्मॉल कैप नीचे था। M&M टॉप गेनर है, 4.5% की मूव आई है। अपोलो हॉस्पिटल्स नंबर्स इसके आए थे 4.25% ऊपर। कोल इंडिया कल इसके नंबर्स आएंगे, 2% की तेजी इसमें भी आपको दिखी है। पावर ग्रिड में अच्छा एक्शन दिखा है। हीरो मोटोकॉर्प एक्टिव था। इंडसइंड बैंक पर आपने मूव देखी है। टाटा मोटर्स, L&T, मारुति, HDFC लाइफ, LTI, Mindtree, टाटा स्टील, ये सारे स्टॉक्स में खरीदारी देखी है। अदानी एंटरप्राइजेस 2% कमजोर था। अदानी पोर्ट्स 1.5% नीचे था, इसके नंबर्स आए थे, थोड़े सुस्त थे। HUL आपके लिए 1.5% नीचे था। हेवी वेट्स की बात करें तो इन्फोसिस, TCS, रिलायंस इंडस्ट्रीज यहाँ पर भी सुस्ती थी। ITC, HDFC बैंक यहाँ पर भी आपने नरमी देखी है। तो हेवी वेट से ज़्यादा आपको पार्टिसिपेशन नहीं दिखा है, इसलिए आपको निफ्टी करीब 50 अंक नीचे बंद होते हुए दिख रहा है। वायदा कारोबार की तरफ चलते हैं। यहाँ पर काफ़ी सारे स्टॉक्स है एक्शन में। मेट्रोपोलिस की तो मैंने बात करी ही। PFC में आपने अच्छी मूव देखी है। अपोलो हॉस्पिटल्स पॉजिटिव था। सिटी यूनियन बैंक जहाँ पर वागले साहब की राय आई। ओबरॉय रियल्टी, गोदरेज प्रॉपर्टीज, DLF, ये तीनों स्टॉक्स में आपको एक्शन दिखा है। ग्रैन्यूल्स इंडिया काफ़ी एक्टिव था। इसके साथ ही नतीजों के बाद बाटा में अच्छी मूव आई है। मैनेजमेंट से भी हमने बात करी थी। वोडाफोन आइडिया एक बार फिर से एक्टिव रहा। PI इंडस्ट्रीज हमारे रेडार पर है, कल से अच्छी मूव आई। चंबल फर्टिलाइजर ये भी हमारे रेडार पर है, अच्छी मूव इसमें भी आई। और फार्मा एक और स्टॉक जो हमारे रेडार पर है, यहाँ पर भी अच्छी मूव आपको
आपको आती हुई दिखी है। टोरेंट फार्मा में भी खरीदारी थी, इन्फो एज, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, जी एंटरटेनमेंट, एल्केम लैबोरेटरीज, यहां पर भी आपने पॉजिटिविटी देखी है। गिरावट थी एमसीएक्स में, नतीजों के बाद 6.25% टूटा है। नैल्को के नंबर्स बेहद कमजोर आए थे, 4.5% नीचे। मदरसन पहला सेल कॉल का टारगेट आ चुका है, इस पर और कमजोरी के लिए दिख रहा है। दीपक नाइट्राइट, जीएनएफसी, यहां पर भी कमजोरी देखिए। टाटा पावर में आज कट्स रहे, इसके साथ ही महानगर गैस, इंडिया बुल्स हाउसिंग, श्रीराम फाइनेंस, एस्कॉर्ट्स, जेके सीमेंट, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, टेक महिंद्रा, हिंदुस्तान कॉपर और टाटा कंज्यूमर, ये सारे स्टॉक्स भी आपको वीक ही दिखे हैं। कैश मार्केट की तरफ आते हैं, जबरदस्त एक्शन कई सारे मिड और स्मॉल कैप्स में दिखा। हालांकि आज इंडेक्स लेवल पर मिड और स्मॉल कैप्स ने कुछ ज्यादा खास नहीं दिखा है, बट स्टॉक्स में देखिए सन फार्मा एडवांस्ड, स्पार्क 8% ऊपर, शिकांजी की पसंद एजिस लॉजिस्टिक्स 7.5% ऊपर, केफिन टेक्नोलॉजी इस पर 7% की तेजी आई। सीडीएसएल लगातार मोमेंटम है, आज भी खरीदारी दिखा रहा है। वेल्सपन कॉप नतीजों के बाद ये 5% ऊपर था, सुबह इसकी बात भी हमने करी थी। त्रिवेणी टर्बाइन, अजंता फार्मा, एलगी इक्विपमेंट, ग्लोबल हेल्थ, केसी इंटरनेशनल, यहाँ पर भी बढ़िया मूव दिखी। एमटा टेक 11% का कट है, इन्होंने गाइडेंस अपनी काटी है। केआरबीएल पर आपको कमजोरी दिखी। अंबर एंटरप्राइजेस, एंड्योरेंस टेक्नोलॉजीज, नतीजों के बाद न्यू इंडिया एश्योरेंस, बीएससी में आज 5% की मुनाफा वसूली है। एचईजी, जी शिपिंग, सुप्रीम इंडस्ट्रीज, रेणुका शुगर, आईटीआई जिसके अभी अभी खराब नंबर्स आए थे, एसजेवीएन जिसके नंबर्स एकदम फ्लैट आए थे, गुजरात एल्कलीज, कल्याण ज्वेलर्स और आपके लिए ऑयल इंडिया, ये सारे कमजोर रहे। तो अनिल जी बिल्कुल मिला जुला कारोबार रहा बाजार में, बहुत ही छोटी रेंज में, अभी तो हमने देखा आखिरी 1.5 घंटा बहुत ही छोटी रेंज में बाजार ने बिताया है। 19,400 निफ्टी, 43,685 बैंक निफ्टी, यहाँ पर आपकी क्लोजिंग हो रही है सर फ्राइडे के सेशन से पहले। बिल्कुल, तो ये रहा आपके लिए वीकली एक्सपायरी के दिन सुस्त कारोबार। लेकिन आज तो वैसे भी कोई तनाव ज़्यादा आया नहीं, ऐसे थकान भी आई नहीं, लेकिन फिर भी गुरुवार का दिन है तो आपके लिए आपका पसंदीदा मूड तो आपको अच्छा करना पड़ेगा। बिल्कुल तैयार है बात दुनिया की, और तैयार हो जाइए आज की शानदार स्टोरीज की झलक देखेंगे। बात दुनिया की में इस बार देखिए दुनिया भर की रोचक खबरों का पिटारा। 2024 को लेकर क्या थी बाबा वेंगा की भविष्यवाणी जिससे सहम गई है दुनिया। आखिर चलते हुए प्लेन से कैसे और क्यों गायब हो गई खिड़कियां। इस बार मिलाएंगे आपको ऐसी महिला से जो सोती है सिर्फ ताबूत में। आलीशान आइलैंड में पार्टनर के साथ जिंदगी बिताने के लिए मिल रहा है करोड़ों का ऑफर, क्या आपको मंजूर है? और दिखाएंगे ऑस्ट्रेलिया में एक बच्चे के पुनर्जन्म की चौंकाने वाली दास्तान। देखिए बात दुनिया की आज शाम 4:26 पर सिर्फ जी बिजनेस पर। बेहतरीन स्टोरीज जो आज आपको देखने को मिलेगी, और मैं आपसे अपनी पसंदीदा स्टोरीज पूछूंगा भी। नो पॉइंट्स फॉर गेसिंग, और जितना मैं अपने एक्सपर्ट्स को जानता हूँ, सारे के सारे एक्सपर्ट्स एक ही स्टोरी पसंद करेंगे। ऐसा कौन सा आइलैंड है जहाँ पर अपने पार्टनर के साथ जाने के लिए करोड़ों रुपए मिलेंगे? बिल्कुल, ये तो आपको सबको, मुझे पता है कि आप सबको यही पसंद आ रही होगी। इसके अलावा किसी को कोई और पसंद आ रहा है? अच्छा यहाँ तक ये जय, अच्छा जय तो ये कह रहे हैं कि मैं तो यहाँ तक तैयार हूँ, पार्टनर कोई भी हो, करोड़ों रुपए मिलने चाहिए। हाँ जय। नहीं अनिल जी, ऐसा नहीं है अनिल जी, तो 10% अगर काटना है तो काट लेना, मगर पार्टनर तो जो लाइफ पार्टनर है वही है। जी बताए। बट अनिल जी लास्ट वाली जो स्टोरी थी अनिल जी, ये स्टोरी तो इंटरेस्टिंग थी, लास्ट वाली भी स्टोरी जबरदस्त है अनिल जी। वो पुनर्जन्म वाली अनिल जी, वो मूवीज में खाली देखा है सुना है, मगर ये हकीकत में भी अगर वास्तव में ऐसा है तो इंटरेस्टिंग है अनिल जी। वैसा हकीकत में मिल गया ना तो दिक्कत हो जाएगी। ये राम से ब्रदर्स की मूवी तक ही ठीक है, जिस दिन कभी सामने एक अचानक से रात को अंधेरे में आ गए ना भूत क्या करोगे? हाँ, जब तक नहीं आ रहे तब तक ठीक है। हाँ, और किसी की कोई पसंदीदा स्टोरी या विशेष टिप्पणी? श्रीकांत जी। ये जो एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शन है, भविष्यवाणी की जो बात की है, वो भी स्टोरी काफी इंटरेस्टिंग होनी चाहिए, क्योंकि आजकल ऐसा हो गया है कि मार्केट में भी कई सारे एक्सपर्ट्स आ गए कि जो एस्ट्रोलॉजिकली मार्केट को प्रेडिक्ट कर रहे हैं, और मैंने देखा है कि उनके प्रेडिक्शन आ रहे हैं और वो प्रेडिक्शन राइट भी जा रहे हैं। तो ये एग्जैक्टली क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है ये समझना काफी जरूरी है। साथ ही साथ जो लास्ट वाली स्टोरी जैसे भी बात हो रही थी कि लाइक पुनर्जन्म, मुझे लगता है कि ये सब का भी कुछ दौर चल रहा है, पता नहीं, बट आई थिंक ये दोनों स्टोरीज काफी इंटरेस्टिंग रहेगी। तो कई सारी इंटरेस्टिंग स्टोरीज है। जनता बताए।
नहीं यही बाबा बेंगा वाली, मेरे को नाम जोरदार लगा। बेंगा मतलब वैसे तो बेवकूफ होता है हमारे नॉर्थ ईस्ट में और आसाम बंगाल में, बेंगा बेंगा है बोले, तो वो वही बोला, नाम थोड़ा अजीब सा लगा। और बाकी देखते भविष्यवाणी, और बात सही है, श्रीकांत जी ने सही बोला, आजकल बहुत सारे हमारे स्टॉक मार्केट में भी एस्ट्रोलॉजी और ये सब की यूज करते हैं। सो लेट्स सी। और बाकी एक तो आपने बोल ही दिया, मुझे जय का रिएक्शन बहुत बढ़िया लगा कि 10% कम ले लेना, मगर पार्टनर तो राइट जाने दो। ठीक बात। चलिए मजा आएगा, बट शो काफी रोमांचक है। 4:30 बजे आप जरूर देखिए बात दुनिया की। इसके अलावा त्योहार का सीजन चल ही रहा है, धनतेरस है कल और फिर रविवार को है दिवाली, इसलिए आज ही हम आपको बताने वाले हैं कि त्योहार पर गोल्ड कैसे खरीदना है। और अच्छी बात यह है कि आज गोल्ड के प्राइसेस पर थोड़ा प्रेशर भी दिखा है। आपको बताएंगे निवेश के लिए सोना कैसे खरीदें, और अगर आप ज्वेलरी खरीदना चाहते हैं तो फिर किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। इस पर देखिए हमारा खास शो गोल्ड में निवेश के गोल्डन रूल, शाम 5:30 बजे। ये दिवाली रियल एस्टेट सेक्टर के लिए जबरदस्त साबित हो रही है। खासकर पिछले साल के मुकाबले इस साल जनवरी से लेकर अब तक लग्जरी घरों की डिमांड करीब 2 गुना हो चुकी है। इतना बड़ा उछाल आपको आया है। वहीं इस साल सेकेंड हाफ में करीब 1.5 लाख घरों की रिकॉर्ड बिक्री की भी उम्मीद की जा रही है। ऐसे में आज शाम 6 बजे इसी पर होगी चर्चा। घरों की बिक्री में आई इस तेजी की वजह को करेंगे समझेंगे, और महंगे और लग्जरी घरों को क्यों प्राथमिकता दी जा रही है इसको भी समझेंगे। एक्सपर्ट्स होंगे हमारे साथ बात करने के लिए। राजेंद्र बंदलेकर साहब वाइस चेयरमैन नरेडको के, रियल एस्टेट बॉडी है, साथ ही गुलाम जिया साहब एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नाइट फ्रैंक इंडिया के, और अभिषेक त्रेहान एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर त्रेहान आइरिस के। तो शाम 6 बजे जरूर देखें। महंगे मकान जबरदस्त मांग, ये होगा हमारा एक खास सेगमेंट। इसके अलावा भारत और दुनिया भर के साइबर अपराधियों के निशाने पर है इस समय। इसका खुलासा इंडिया थ्रेट लैंडस्केप की रिपोर्ट में हुआ है। भारत हर साल दुनिया भर के कुल 14% साइबर हमलों का सामना करता है, जबकि अमेरिका दूसरे नंबर पर है। इंडिया 360 की कवर स्टोरी में करेंगे संपूर्ण विश्लेषण, जानेंगे बढ़ते साइबर अपराध पर कैसे लगेगी लगाम। जरूर देखिए साइबर अपराध भारत बना शिकार, आज शाम 8 बजे। और फाइनल क्लोजिंग फिगर्स भी हमारे सामने आ चुके हैं। थोड़ा मिला जुला कारोबार रहा, 19,400 के जस्ट नीचे, करीब 50 पॉइंट नीचे निफ्टी आपके लिए बंद होते हुए दिख रहा है। थोड़ी नरमी आज आपको वीकली एक्सपायरी के दिन इंडेक्स लेवल पर आती हुई दिखी। बैंक निफ्टी स्लाइट आउट परफॉर्मेंस आपको थ्रू द डे दिखा रहा था, एंड में करीब 25 पॉइंट ही ऊपर आपको बंद होते हुए दिखाए। हल्की बढ़त हमने मिड कैप में देखी है, हल्की गिरावट स्मॉल कैप में देखी है। तो सुस्त दायरे वाला कारोबार, बट स्टॉक्स पर था ज्यादा फोकस। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे सभी मेहमानों का हमारे साथ आज शो में हमारे साथ देने के लिए। जैन साहब, वागले साहब, राकेश जी, कुणाल जी, सुमित जी, साथ ही हिमांशु जी, जय ठक्कर साहब और श्रीकांत जी, आपका भी। कल धनतेरस के मौके पर आपसे फिर से करेंगे मुलाकात, और त्योहार के दिन कुछ और बढ़िया बाजार की बात भी करेंगे। और त्योहार से पहले जैसा वादा किया है, मृत्युंजय भी हमारे साथ तैयार हैं गोल्ड और बाकी कमोडिटीज पर फोकस लेकर। मृत्युंजय, गुड आफ्टरनून। बिल्कुल दीप, और आपने बिल्कुल ठीक कहा। और कल धनतेरस है, और आप देखिए कि धनतेरस से ठीक पहले गोल्ड के दाम 60,000 के नीचे आ गए हैं, क्योंकि जब गोल्ड में हाल के दिनों में तेजी बढ़ी थी तो लग रहा था कि इस दिवाली पर गोल्ड आपको रिकॉर्ड प्राइस पे खरीदना पड़ेगा। 62, 63, 64 के टारगेट आने लगे थे, लेकिन हालात कुछ बदले और गोल्ड के दाम करीब करीब इस हाल की ऊंचाई से 1,500 रुपये कम हो गए हैं। तो अच्छा मौका है कल गोल्ड खरीदने का। तो कल आपको किस तरह से खरीदना है, कल प्राइस क्या रह सकता है।